चलो ठीक है, फिर आज वापस से फिर देखो मेरे को ना धीरे करके महक सी आ रही है कि कोई चैप्टर के नंबर बताना चाहता है नाम के साथ जो हम कर चुके हैं और आज जो चैप्टर महक कहेगी, ठीक है, वो चैप्टर हमारे हो चुके होंगे। चलो महक, शुरू किया जाए। हाँ जी, बिल्कुल किया जाए। तो शुरू करते हैं। और महक, सबसे पहले हम शुरू करते हैं फ्रॉम EIS। तो EIS में आप मुझे बताओगे चैप्टर का नाम और नंबर जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। Chapter 1 Automated Business Process, Chapter 2 Financial and Accounting System, Chapter 3 Information System and its Components, Chapter 4 E-commerce, M-commerce and Emerging Technology, Chapter 5 Core Banking System, और बस 5 हो गए। एक चैप्टर इसने कौन सा बताया? चैप्टर नंबर 3। हाँ, याद कर लिया ना मैंने, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। वाह, अच्छा। मैंने बचा था। मैंने तो सोचा, मैंने कहा यार वो चैप्टर के नाम बताएगी जो मैं करा चुकी हूँ, तो उसका मतलब मैं थर्ड भी करा चुकी हूँ। नहीं मैम, थर्ड नहीं कराया आपने। फिर ठीक है, मतलब जगी हुई है। ओके, चलो अब SM पे चलते हैं। SM पे चैप्टर के नंबर और नाम जो करा दिए हैं। ठीक है, पहला मतलब फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू SM, सेकंड नहीं कराया, थर्ड नहीं कराया, फोर्थ करा दिया आपने कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज, फिफ्थ बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज, सिक्स्थ फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज, सेवेंथ ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, और एट्थ है स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। ओके, चलो ठीक है। तो महक ने अपना टास्क पूरा किया है। तो एज पर महक, हमारे SM के अंदर 2 चैप्टर्स रहते हैं, 3 and 2। ठीक है, ओके। सो अभी हम शुरू कर रहे हैं SM का चैप्टर नंबर 3, विच इज वेरी इजी। हम 3 चालू कर रहे हैं और 3 चालू करने के बाद में, 3 खत्म करने के बाद में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। क्या क्वेश्चन होगा मेरा कि हम SM का चैप्टर नंबर 2 फिनिश करें या EIS का चैप्टर नंबर 3 फिनिश करें। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूंगी, आप क्या करने में इंटरेस्टेड हो वो पूछूंगी और अकॉर्डिंगली अपने सजेशन भी दूंगी। ठीक है, शुरू करें SM का चैप्टर नंबर 3। ओके, चलिए। बिफोर वी कमेंस, एक क्वेश्चन शिवम घर से। शिवम, चैप्टर नंबर 4 किसका है? क्या मैम? चैप्टर नंबर 4 किस चीज का है? 4 कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज। वेरी गुड। कितनी है स्ट्रेटजीज कॉर्पोरेट लेवल की? कॉर्पोरेट की 4। नाम बता सकते हो? कॉर्पोरेट की मैम एक्सपेंशन, स्टेबिलिटी, रिट्रेंचमेंट और कॉम्बिनेशन। ठीक है। शिवम गर्ग, चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है? बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज। वेरी गुड। बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज में हमने 2 चीजें पढ़ी, कौन कौन सी? मैम एक तो कॉस्ट लीडरशिप, कॉस्ट डिफरेंशिएशन, फोकस के 2 टाइप्स, फोकस कॉस्ट लीडरशिप, फोकस डिफरेंशिएशन। चलो ठीक है। अब लास्ट वाला चैप्टर नंबर 6 है फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज। बताओ कौन कौन सी थी? उसमें थी प्रोडक्शन, HR और R&D एंड गाइस, शिवम को हेल्प कर दो। कौन कौन सा बताया था? फाइनेंशियल और सप्लाई चेन। R&D एक था, एक HR था, एक सर्विस का सप्लाई चेन था, फाइनेंशियल था, मार्केटिंग था। Okay, so now coming to chapter number 3, the name of the chapter is Strategic Management Process. The name of the chapter is Strategic Management Process. ठीक है, चलिए। चैप्टर का नाम क्या है? Strategic Management Process। चैप्टर का नंबर कितना है? 3। ठीक है, हम इसमें 3 चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला चीज तो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस। ओके, और मैं तो आपको ये कहती हूँ कि आपको तो ये आता है ना? कौन बताएगा मेरे को? SM का डेफिनेशन ही हो गया, सेम चीज। वेरी गुड शशांक। और बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं सिर्फ। हाँ, चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, वही करके खत्म कर देते, क्योंकि वो तो हमें आता है। आ जाओ, चलो। तो यहाँ पर आओ और देखो क्या लिखा है। स्टेजेस इन स्ट्रेटेजिक
मैनेजमेंट, यानी कि आपसे पूछ रहा है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस। क्या इतनी बात समझ आई? कोई दिक्कत? चलो रीड कर लेते हैं एक बारी। आप मुझे बताओ, क्या आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर, जब मैंने चैप्टर नंबर 1 कराया था, क्या आपने सेम चीज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? फॉर्मिंग विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, उसको ब्रेक करो, उसके बाद उस स्ट्रेटजी को फॉर्म करो, फिर स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करो और मेक द चेंजेस ओवर द टाइम, है ना? याद है? तो मेक चेंजेस ओवर द टाइम को उसने बोलते हैं मॉनिटर करो। इंप्लीमेंट करने को बोला इम्प्लीमेंटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी को बनाने को उसने बोला क्राफ्टिंग और डेवलपिंग द स्ट्रेटजी। और उसके बाद फॉर्मिंग विजन, मिशन एंड सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि 5 में से 4 स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो चुके थे वहां पर। अब मैनेजमेंट के प्रोसेस में बेसिकली वो एक पॉइंट और जोड़ देता है, वो ये कहता है कि भैया ध्यान से मेरी बात सुनना, स्ट्रेटजी को डेवलप करने से पहले एक एनालिसिस और कर लो, और उसका नाम है स्वॉट एनालिसिस। क्या नाम है? स्वॉट एनालिसिस। क्या हम स्वॉट एनालिसिस के अंदर इंटरनल एनालिसिस और एक्सटर्नल एनालिसिस करते हैं कि नहीं करते हैं? फाउंडेशन में पढ़ा है ना आप लोगों ने? तो बताओ, क्या आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का एनालिसिस की हमारी क्या स्ट्रेंथ और हमारी क्या वीकनेस है वो कर लेना चाहिए, और बाहर एनवायरनमेंट में क्या अपॉर्चुनिटीज और क्या थ्रेट्स है वो भी कर लेना चाहिए। यानी कि दीपांशु ये कह रहा है कि स्ट्रेटजी को डेवलप करने से पहले क्या कर लो? स्वॉट एनालिसिस कर लो। यानी कि बस जो आपने कंटेंट चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा, उसमें सिर्फ एक बात याद रखनी है कि स्ट्रेटजी को बनाने से पहले बस क्या कर देना है? स्वॉट एनालिसिस कर देना है। स्वॉट रेफर्स टू ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस और एनवायरमेंटल का एनालिसिस। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ कि ना। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो एक टॉपिक है ना, ये आपका 5 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको अपने नोट्स के अंदर डायग्राम बना के दे दिया, मैंने आपको ना शॉर्ट पॉइंट्स लिख के दिए, यहाँ पे फुल क्रक्स लिख के नहीं दिया है। जब हम इस चैप्टर को पूरा पढ़ लेंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन अलग से आने की। तो मैं आपको बताती हूँ, जो इम्प्लीमेंटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द स्ट्रेटजी है ना, इस पे क्वेश्चन अलग से आ जाता है। ठीक है, बट आ चुका है ऑलरेडी। तो यानी कि इससे हमारे को सिर्फ एक ही क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है 5 नंबर का एज अ होल, कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन आने की चांसेस नहीं है। क्या इतनी बात समझ आई? यस और नो? समझ आया? एक बारी मॉनिटरिंग पढ़ लो, पढ़ो क्या लिखा है। पढ़ लिया? बताओ क्या है इसके अंदर, कुछ खास लगा? नहीं, सिंपल सोबर है ना। तो यानी कि आपको इसको प्रिपेयर करना है फॉर 5 मार्क्स। तो हमारे पास 5 स्टेप है। 5वां स्टेप मैंने आपको बता दिया कि 5वें स्टेप में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ भी ऐसा सच नहीं है जो आपको समझ में ना आए। चौथे स्टेप से क्वेश्चन आता है एग्जैक्टली जो कि आ चुका है, तो आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अब बाकी बात करते हैं, बाकी पॉइंट्स की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट है फॉर्मिंग द विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो क्या है एक्चुअली इस चैप्टर में हमको 3 टॉपिक पढ़ने हैं ना। तो पहला टॉपिक है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस, और पता है दूसरा टॉपिक क्या है? दूसरा टॉपिक है विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव, और इसी चैप्टर के अंदर गिवन है। तो अगर सोचो, अगर हम विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव पढ़ ही लेंगे, ये देखो ये रहा, इससे पहले पूरा विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव है। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये आ रहा विजन, ये 1 पेज 2 पेज पूरा है, फिर मिशन है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव है, ये सारा है। अब आप मुझे बताओ कि अगर आप इतना सारा कंटेंट पढ़ लोगे, तो क्या आप उसमें से एक लाइन उठा के यहाँ पे लिख नहीं सकते? लिख सकते हो, एक्सप्लेनेशन तो फॉर्म करनी है। बात समझ आई? चलो, तो ये आप कर लोगे। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, स्वॉट एनालिसिस। ये तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, आराम से कंटेंट लिख दोगे, राइट? अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट का मतलब क्या होता है? थर्ड पॉइंट का मतलब होता है क्राफ्टिंग द स्ट्रेटजी। याद आया? बोलो हाँ कि ना। क्राफ्टिंग द स्ट्रेटजी। अब आपको पता है, आपने मेरे साथ चैप्टर नंबर 4 पढ़ा है, 5 पढ़ा है, 6 पढ़ा है। चैप्टर नंबर 4 में हम फंक्शनल लेवल की स्ट्रेटजी, वो कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रेटजी क्राफ्ट करते हैं। 5 में बिजनेस लेवल की स्ट्रेटजी क्राफ्ट करते हैं, और 6 में
फंक्शनल लेवल की स्ट्रेटजी क्राफ्ट करते हैं, यानी कि हम 3 तरह की स्ट्रेटजी क्या करते हैं, क्राफ्ट करते हैं, जिसमें से कि कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रेटजी पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है, बिजनेस लेवल की पर्टिकुलर बिजनेस के लिए होती है, और फंक्शनल लेवल की पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए होती है ना। कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रेटजी के एग्जांपल बताया था शिवम ने अभी एक्सपेंशन, ये स्टेबिलिटी, और वो फंक्शनल लेवल के भी बताया था और बिजनेस लेवल के भी बताया था। तो बताओ कि आपको इसका कंटेंट नहीं आएगा लिखना, आराम से आ जाएगा। तो बताओ स्टेप नंबर 1 भी आगे आ जाएगा विजन मिशन ऑब्जेक्टिव पढ़ने के बाद। स्टेप नंबर 2 स्वॉट हो गया, स्टेप नंबर 3 स्ट्रेटजी की फॉर्मेशन हो गई, क्रिएटिंग हो गया। उसके बाद स्टेप नंबर 4 इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजी। इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या चाहिए, अब इम्प्लीमेंटेशन के लिए चाहिए हमको स्टाफ, हमको लोग चाहिए। तो लोगों को क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे, उनको अच्छे पर्क्स देंगे ताकि वो अच्छी तरीके से क्या करें, स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करें। ओके, और उसके बाद क्या करेंगे, मॉनिटरिंग। अगर वो स्ट्रेटजी वो रिजल्ट्स दे रही है जो हमें चाहिए थी तो बात खत्म, और नहीं हो रही तो स्ट्रेटजी के अंदर क्या करो, एडजस्टमेंट्स ओवर दी टाइम। हो गया काम खत्म, बना के लिख लोगे आंसर, थम्स अप। ओके, हाँ वंश। Oh मैम, बट एक्चुअली मेरे को है ना विजन और मिशन में लाइक स्पेशली ड्यूरिंग एमसीक्यूज वो ना बहुत मुश्किल होता है आइडेंटिफाई करना। तो कुछ एक कीवर्ड पहले मैं विजन और मिशन पढ़ा तो दूं, मैंने आपसे क्या बोला, टॉपिक नंबर 2 ऑफ दिस चैप्टर इज विजन मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। नो, सो मैंने आपको ये बताया कि मैं जब विजन मिशन ऑब्जेक्टिव करा दूंगी तो आपको समझ भी आ जाएगा, फिर आप वहां से एक लाइन उठा के लिख भी लेंगे। सॉरी मैम, मिस इंटरप्रेट। तो इस चैप्टर के अंदर 3 चीजें पढ़नी है। पहला है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस, दूसरा है विजन मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। ओके, तो पहले पढ़ लो, फिर डाउट रहता है तो पूछना। बताओ क्लियर हो गया? अब सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर मुझे यही टॉपिक मान लो 5 नंबर में नहीं देना है या बच्चे को घुमा के देना है, तो पता है क्या होगा, ICEI का है, मैं शब्दों को चेंज कर देता हूं। यहाँ शब्द क्या है, स्टेजेस इन द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब मैं शब्दों को चेंज कर रहा हूं, मैंने कहा मुझे दो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल, ये बताओ कि स्ट्रेटेजी बनती कैसे है, ये बताओ स्ट्रेटेजी बनती कैसे है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का क्या मॉडल है। तो हमने बताया ये लोग स्ट्रेटेजी को फॉर्म करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको इवैल्यूएट करते रहते हैं टाइम टू टाइम, उसके अंदर एडजस्टमेंट्स करते रहते हैं। बोलो हाँ कि ना, यही था क्रक्स। तो क्या मैं कह सकती हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनना, क्या मैं कह सकती हूँ जो मैंने ये कंटेंट पढ़ा, जो मैंने स्टेजेस पढ़ी, क्या मैं कह सकती हूँ कि यहाँ तक का पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये है स्टेप नंबर 1 विच इज स्ट्रेटेजी की फॉर्मुलेशन। फिर गाइस पार्ट नंबर 2 स्ट्रेटेजी की इवैल्यूएशन या फिर एग्जीक्यूशन, उसके बाद एग्जीक्यूशन, और लास्ट पार्ट इज स्ट्रेटेजी की इवैल्यूएशन यानी कि मॉनिटरिंग। क्या सेम चीज ये नहीं है? सेम ही चीज है, बट एक दिक्कत ये है कि एग्जाम में अगर मॉडल वर्ड आ जाए तो आपको ये 3 लिखने पड़ेंगे, और अगर स्टेजेस वर्ड आ जाए तो क्या लिखना पड़ेगा? ठीक है, इज दैट क्लियर? वर्ड पे जाएंगे, डायग्राम बना के आएंगे, मेरे जैसे सुंदर प्रेजेंटेशन कर सकते हैं तो और भी बढ़िया। क्या कह रहे हो मैम? लाइटिंग भी पिंक में, आज आप भी पिंक में हो, मुझे पिंक एग्जैक्टली इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, एग्जैक्ट ऐसे। हाँ लिख मतलब एक पैराग्राफ उसके नीचे एक डायग्राम, मतलब ऐसे जैसे आपने लिखा है। हाँ लिख सकते हैं, तुम लिख के तो देखो, तुम्हारे मार्क्स एनहांस हो जाएंगे। मैम सरकाज़म है कि सच्ची बोल रहे हो? नहीं सच्ची बोल रही हूँ, पर द मेन पॉइंट इज कि आप उसको क्योंकि घर से प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा वहां पर। अगर आप घर पे प्रैक्टिस करते हो ऐसे लिखने की तो पक्का आप वहां पे कर सकते हो। शिवम किसका मैसेज आ गया? मैसेज नहीं आया, मैं वो स्क्रीन चल नहीं रही तो दूसरे फोन से कनेक्ट कर रही। अच्छा ठीक है, चलो। तो इसका मतलब अभी मैंने आपको क्या कराया, अभी मैंने आपको टॉपिक नंबर 1 कराया जिसमें कि मैंने कहा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मॉडल। क्या इतनी बात समझ में आई? यस और नो, यस और नो, समझ आया? चलो अब चलना है। अब मैं आपको बताती हूँ जो हमारे 3 चीजें है ना, 3 थिंग्स जो हमारी हैं, वो 3 थिंग्स में हमारे पास में सबसे पहला आता है, क्या हो गया इसको, ये राइटिंग 3 थिंग्स में सबसे पहला आता है, फर्स्ट थिंग इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस या फिर मॉडल। सेकंड चीज आती है बेटा स्ट्रेटेजिक इंटेंट, स्ट्रेटेजिक इंटेंट। ओके, अभी आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, लिख लो अभी, ठीक है? चलो
अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं इंटेंट के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं फिलहाल बात कर रही हूँ विजन और ऑब्जेक्टिव के बारे में। किसकी बात कर रहा हूँ? विजन ऑब्जेक्टिव के बारे में। ठीक है, आ जाओ इधर, चलो। ओके, सबसे पहले विजन क्या होता है? विजन होता है आप अपने आप को आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद कहां देखना चाहते हैं। तो ये एक रोड मैप है, ये एक रोड मैप है कि हम जो है कहां पहुंचना चाहते हैं। अदनान कहता है मैम आज से 10 साल बाद मैं चाहता हूं कि अगर कोई इंसान नाम ले गली मोहल्ले में कि हाँ भाई कौन है सीए, तो उसके जबान पे मेरा नाम होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपने आप को 10 साल बाद चाहता है टू बी अ सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसने ऐसा सोचा है, राइट। शिवम कहता है कि 10 साल बाद मैं चाहता हूं कि मैं, अगर मान लो कोई इंसान जीएसटी का नाम ले तो भैया शिवम गर्ग का नाम आना चाहिए, इसने अपने बारे में ऐसा सोचा। मैंने अपने 10 साल बाद ऐसा लगा कि 10 साल बाद टड़ा 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 मेरे छोटे मोटे हो जाने चाहिए। तो ये मेरा विजन है 10 साल का। हर एक का विजन हो सकता है, यानी कि हर एक का विजन यानी कि हर एक के सपने हो सकते हैं कि वो क्या सपना देखना चाहते हैं। आज से 10 साल पहले मेरा सपना ये था कि मुझे ना बॉलीवुड के लोगों से मिलना है, मुझसे बात करनी है, मैं उनसे कम्युनिकेशन करना चाहती हूँ। एंड बाय गॉड्स ग्रेस मैं इस चीज में जो हूँ मतलब आगे भी बढ़ी। लाइक जब भी मेरे को अवार्ड्स वगैरह मिलते थे तो वो सेलिब्रिटीज के हाथों से मिलते थे, तो जो मैं चाहती थी वो सपना डायरेक्टली पूरा हो भी गया। और मैं ये चाहती थी कि मैं जहां भी जाऊं बहुत ही ज्यादा प्रेजेंटेबल नजर आऊं, जो कि मैंने हमेशा रहा, और उसी चक्कर में मेरे को हर जगह काम मिलता रहा, हर जगह। आई वॉज लाइक द कीन प्रेजेंटेटर ऑल द टाइम्स। नाउ देयर आर सर्टेन अलग सपना। नाउ व्हाट इज दैट सपना कि हाँ 10 साल के बाद मेरा एक व्लॉग चैनल हो, उसके ऊपर मेरे मालदीव्स के व्लॉग पड़े हो। अब मेरा कुछ ऐसा सपना सा है। तो बात ये समझ में आती है कि हर एक इंसान के सपने होते हैं। उस सपने की इंग्लिश में क्या होती है बेटा? विजन। क्या होता है? विजन। कि हम अपने आप को विजुअलाइज कैसे करते हैं, 10 साल बाद कहां देखना चाहते हैं। और इसी सपने को हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में भी यूज करते हैं। अब देखो एक बंदा है, शशांक है, उसने अपनी कंपनी खड़ी करी है। अब वो कंपनी को आज से 10 साल तक के बाद कहां देखना चाहता है, उस बात को सोचेगा तो, राइट। इसीलिए जब भी हम कोई कंपनी को फॉर्म करते हैं तो याद देखना, अगर तुम वो बोर्ड्स रिपोर्ट पढ़ोगे, सबके अंदर विजन और मिशन लिखा होता है कि हम अपनी कंपनी को 10 साल बाद कहां स्टैंड करना चाहते हैं, राइट। कई बार कंपनीज ऐसे भी करती है, जब वो फॉर्म होती है ना तो वो चाहती है कि कल को अगर निफ्टी 50 हो ना तो निफ्टी 50 पे हमारी कंपनीज आए। निफ्टी 50, यू अंडरस्टैंड? ओके, सो हम, वो भी एक सपना है। हर एक चीज क्या है? एक सपना है, राइट। दिस इज द विजन। ओके, तो मैं अदनान का एग्जांपल लेती हूँ। तो अदनान के एग्जांपल में उसने कहा कि आज से 10 साल के बाद में मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ मेरी गली मोहल्ले में कोई भी आए तो उसे अदनान का नाम पता होना चाहिए। तो ही सीक्स का काइंड ऑफ पॉपुलैरिटी इन द फील्ड ऑफ सीए। नाउ ध्यान से मेरी बात सुनना। अदनान से मैं पूछना चाहती हूँ, अदनान अगर आपके सपने हैं, अगर आपके ये सपने हैं तो आपको इन सपनों को पूरा करना पड़ेगा। उन सपनों को अगर आप स्टेप बाय स्टेप पूरा करेंगे तभी तो एक दिन ऐसा आएगा कि गली मोहल्ले में आपका नाम हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिए, उस सपने को पूरा करने के लिए आपको आज अपना मिशन जो है वो सेट करना पड़ेगा। जैसे कि राइट नाउ यू आर ऑन अ ट्रैक ऑफ डूइंग सीए इज योर मिशन, समझ रहे हो? तो विजन यानी कि दूरदर्शिता। 10 साल बाद यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट, but for that successful chartered accountant you have to be the first chartered accountant. That means that is a mission. इतनी बात समझ आई? अब आपका मिशन क्या है लाइफ का? कि आपको सीए करना है। You have to be a CA. Now for completing that mission अब आप क्या करेंगे? अब आपने देखा कि उस मिशन तक पहुंचने के लिए to add 2 words which is CA into my name as a prefix, मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 3 स्टेप्स को क्वालिफाई करना पड़ेगा। कौन कौन से? फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल्स। तो क्या हुआ? जब आप 12th में थे तो आपने क्या किया? ऑब्जेक्टिव बनाया कि मुझे जो अपना फाउंडेशन क्लियर करना है। फिर आप फाउंडेशन में आए, फिर आपने अपना ऑब्जेक्टिव क्या बनाया? आपको इंटरमीडिएट क्लियर करना है। फिर आपने इंटरमीडिएट क्लियर किया, फिर आप क्या अपना ऑब्जेक्टिव बनाओगे? मुझे फाइनल्स का एक हो सकता है ग्रुप 1 क्लियर करना है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में भी आपको ग्रुप 2 क्लियर करना है। इज दैट क्लियर? तो क्या हुआ? विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव। क्या इतनी बात समझ आई? विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। इज दैट क्लियर?
इज दैट क्लियर? सो अगर मैं बात करती हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर मैं बात करती हूँ फ्यूचर की, अगर मैं बात करूँ फ्यूचर की, व्हाट डू यू वांट टू बिकम? यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट. दिस इज योर फ्यूचर. सो व्हेनेवर इन द पेपर, वंश दोषी फॉर यू स्पेसिफिकली, एनी क्वेश्चन जहां पर की फ्यूचर की बात की जाए, जहां पर की फ्यूचर की बात की जाए, दैट वुड बी योर विजन. जहां पर प्रेजेंट की बात की जाए, दैट वुड बी योर मिशन. सो प्रेजेंटली व्हाट इज योर मिशन? योर मिशन इज सीए. इज दैट क्लियर? तो अगर प्रेजेंट वर्ड होगा तो वो क्या होगा? मिशन होगा. अगर आपका फ्यूचर वर्ड होगा तो वो क्या होगा? विजन होगा. ये तो आपको ऐसा मैंने रामबाण दिया है कि कोई भी एमसीक्यू आपका गलत हो ही नहीं सकता. इज दैट क्लियर? बात समझ आई? ओके. सो यहाँ पर आपने दो चीजें समझी, विजन और मिशन के बारे में. आप थोड़ा सा कवर कर लेते हैं फ्रॉम दी नोट्स. मैं आपको बता देती हूँ एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. चलो यहाँ पर आ जाओ. सो विजन के बारे में, विजन के बारे में आपको डेफिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये काफी पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है. ठीक है. और एलिमेंट्स और इसेंशियल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर दिस अटेम्प्ट, बट स्टिल अगर करना हो तो इसेंशियल्स कर लेना बी कैटेगरी में. ठीक है. इसेंशियल्स का मतलब क्या है कि अगर आपको विजन, यानी कि वंश कह रहा है कि मैम कह रहे हो सपना देखो, सपना देखो, सपना देखो, सपना देखो. अब सपना देखूं तो देखूं कैसे? मैम बोल रही है चाय बनाओ, चाय बनाओ, चाय बनाओ, चाय बनाओ. मैम चाय बनाने के लिए चाहिए क्या, बनाऊं कैसे? तो क्वेश्चन आया हाउ टू डेवलप अ स्ट्रेटेजिक विजन. या फिर क्वेश्चन आ सकता है इसेंशियल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन, यानी कि सपना अगर बनाना हो तो सपने बनाने के लिए क्या चाहिए? हमने बोला सपने बनाने के लिए आपकी क्रिएटिविटी चाहिए. सपने बनाने के लिए आपका इंटेलिजेंट होना जरूरी है. आपके पास दिमाग होना चाहिए, तभी सपने देख सकते हो. बद दिमाग लोग सपने नहीं देखते हैं, वो तो बस चलते रहते हैं गधे की तरह. सपना बनाने के लिए आपको अपनी एक विजन स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, यानी कि डायरेक्शन देना पड़ेगा. और उसके बाद में स्टेटमेंट बनाने के बाद में लोगों को एंथुसियाज्म, लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा कि उस सपने को क्या करो, फॉलो करो. दिस इज इन केस ऑफ अ कंपनी. तो पहले क्या किया आपने? सोचा. उसके बाद आपने सोचने के लिए आपने अच्छे खासे इंटेलिजेंट लोगों का इस्तेमाल किया. फिर आपने अपने सपने को स्टेटमेंट फॉर्म में डाल दिया और फिर उसके बाद लोगों एंथुसियाज्म यानी कि मोटिवेट किया उस सपने को मेरे साथ साकार करने के लिए. क्या इतनी बात समझ आई? क्लियर हो गया? चलो नाउ द नेक्स्ट इज मिशन. मिशन के रेस्पेक्ट में दो चीजें आती हैं एग्जाम के अंदर. पहला आता है बेटा व्हाई ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ मिशन, एंड दूसरा है टिप्स टू राइट अ राइट मिशन स्टेटमेंट. दो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर. मैं आपको 1 मिनट दे रही हूं, इसका मीनिंग रीड कर लो. फिर भी कोई डाउट है तो पूछ लो. गिविंग यू जस्ट अ मिनट. अगर कोई डाउट है तो पूछ लो. So ma'am, what we want to do is vision and what we do is mission, right? Yes. Done. अब देखो यहाँ पे सारे वर्ड्स के आगे प्रेजेंट कैपेबिलिटीज, प्रेजेंट कस्टमर फोकस, प्रेजेंट एक्टिविटीज एंड प्रेजेंट बिजनेस मेकअप. अब देखो, अब बात करते हैं Why an organization should have a mission. अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर मिशन नहीं होगा तो क्या विजन अचीव हो जाएगा? डेफिनेटली नॉट. राइट. एंड अगर आप मिशन रखते भी हो तो आपको ये चीज होना चाहिए कि मिशन जो है सब लोग मिलके पूरा करें. अब देखो आपका सपना सीए बनने का है, बट आपको नहीं लगता कि आपके साथ साथ आपके मम्मी पापा भी सीए कर रहे हैं? वो भी आपके अकॉर्डिंग ढल जाते हैं. हमारा बच्चा क्लास जाएगा, हमारा बच्चा आटे का चिप करेगा. अगर मान लो एग्जाम्पल कुछ भी हो जाता है, ऊंच नीच हो जाती है, हमारे बच्चे को हम संभालेंगे. तो आपको नहीं लगता, हम ये कहते हैं कि देखो कहने को तो आप बनना चाहते हो सीए, बट डेफिनेटली आपके माँ बाप भी साथ में सीए करते हैं. इजंट इट? सिमिलरली कंपनी का होता है विजन और मिशन, बट कंपनी के सारे लोग जो होते हैं ना वो अल्टीमेटली साथ में आते हैं ना. तो इसका मतलब आप अगर उनको सेम मिशन में इंक्लूड कर लोगे तो विजन अचीव करना आसान हो जाएगा. इसीलिए वो कह रहा है कि कंपनी को मिशन क्यों होना चाहिए. अगर कंपनी को मिशन होगा, अगर कंपनी के पास मिशन होगा तो कंपनी अपने विजन को जो है पूरा कर पाएगी, लोग साथ में काम करेंगे. अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज लोग साथ में काम नहीं करेंगे और हमारी कंपनी का विजन भी पूरा नहीं होगा. इज दैट क्लियर? बात समझ आई? ओके. अब इसमें ना एक पॉइंट है, ध्यान से मेरी बात सुनना. एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है ना वो ये लाइन आ जाती है, मैं आपको बता रही हूँ, ये लाइन आ जाती है और फिर वो आगे क्वेश्चन पूछता है.
क्या क्वेश्चन पूछता है? व्हाई शुड ऑर्गेनाइजेशन हैव अ मिशन? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है। अब पहले तो ये लाइन को पढ़ो, लाइन को पढ़ो, क्या कहती है लाइन? मैंने उसकी हिंदी भी लिखी हुई है, अब हिंदी को पढ़ो। अब किसी को समझ में आया तो बताओ, गेस करो। गेस करो। गैस करो। नहीं आया समझ में? चलो अच्छा, एक बात मुझे बताओ, अगर मान लो मैं कंपनी में मैनेजर हूं, आप सभी लोग मेरे से काम करते हैं, ठीक है, मैं पहुंचती हूँ कंपनी के अंदर, मैं देखती हूँ अरे शिवम, ये शिवम बैठ के तो अपनी बंदी से बातें कर रहा है ना? दीपांशु बंदी से क्या बात कर रहा है? शिवम उसको देख रहा है। तो मुझे बताओ, बाकी सारे लोग तो काम कर रहे हैं, बट शिवम और दीपांशु अपने ही काम कर रहे हैं, हाँ कि ना? यानी कि वो अपने ही मिशन पे हैं। तो बताओ, अगर ये कंपनी में ऐसे लोग हैं जिनका मिशन अलग है, तो मुझे क्या करना चाहिए उनके साथ? बताओ, तुम बताओ क्या करना चाहिए? बस यही बात इसमें लिखी है। कहते हैं डेटर दोस्त, डेटर यानी कि निकाल दो ऐसे लोगों को, डिटैचमेंट कर दो, निकाल दो काम से ऐसे लोगों को, यानी कि उनपे फोकस ही मत दो, उनपे फोकस ही मत करो। और जो लोग काम करते हुए पाए जा रहे हैं, जो कंपनी के साथ उसके मिशन कंप्लीट करते हुए पाए जा रहे हैं, उनको जो है उन पर फोकस करो, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी को का सपना पूरा करने में यही लोग सहायक होंगे। इज दैट क्लियर? बात समझ आई? एक टीचर जो होता है, टीचर भी यही करता है, टीचर को पता होता है कि कौन से ऐसे बच्चे होते हैं जो कि उसका नाम बनाएंगे, जो रैंक लेके आएंगे, ठीक है? रैंक लेके आएंगे, टीचर का पोस्टर छपेगा, तो उसमें लगेगी रैंक वाले फोटो। चाहे कितने बच्चे फेल हुए हैं, डजंट मैटर। आज तक कभी किसी ने बताया कितना % बच्चा फेल हुआ है? डजंट मैटर। हमारे यहाँ से एक रैंक आ गई ना, दैट मैटर्स, दैट मैटर्स, इजंट इट? इसीलिए टीचर भी क्या करता है, यही रूल फॉलो करता है। इसलिए टीचर क्या करता है, यही रूल फॉलो करता है। पर मैं नहीं करती, प्रोवाइजर है मेरा, मेरे लिए हर एक बच्चा बराबर, जो पूछेगा बात करेगा सबके लिए बराबर, है ना? होना चाहिए ना? और मैं तो कहती हूँ, देखो जो रैंक लाने वाला है ना, वो तो खुद ले ही आएगा। टीचर कौन है? जो बच्चे को पास करा दे, जिससे पास नहीं हुआ जा रहा, वो असली टीचर होता है, ठीक है? चाहे डांट खा के, चाहे मार के, पीट के, कैसे भी करके, कोई भी लीडरशिप स्टाइल फॉलो करके, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल, है ना दिवांश? चलो ओके। तो अब ना ये लाइन लिखी आएगी और फिर उसको वो आपसे पूछेगा क्या कंपनी का मिशन होना जरूरी है? बस, तो आपने इस लाइन को एक्सप्लेन करते हुए अपना कंटेंट जो है देना है। इज दैट क्लियर? एनी पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम? नो? शैल वी गो अहेड? चलिए अब आगे आता है, वो कहता है टिप्स टू राइट अ राइट मिशन स्टेटमेंट। ये 2 राइट है बेटा, ये एक राइट है और एक राइट है। वंश, पहले राइट का मतलब क्या है? लिखना। और दूसरे राइट का मतलब क्या है? अपना हक। नहीं, ये वो वाला नहीं है, ये राइट और रॉन्ग वाला। राइट तो सही, सॉरी। हाँ, तो पहले राइट का मतलब क्या है? लिखना। दूसरे राइट का मतलब क्या है? सही। तो वो कह रहा है कि जब आप मिशन स्टेटमेंट बनाते हो, व्हाट इज मिशन स्टेटमेंट, व्हाट इज विजन स्टेटमेंट? अपने विजन को पन्नों पे उतारना इज विजन स्टेटमेंट, अपने मिशन को पन्नों पे उतारना इज मिशन स्टेटमेंट, ठीक है? अब क्या हुआ ना, देवांश ने मुझसे कहा कि मैम मेरी कंपनी का ना मुझे मिशन स्टेटमेंट बनाना, यानी कि मुझे अपनी कंपनी का बेसिकली मिशन तैयार करना है। मैंने कहा अच्छा कर ले भाई। तो इसने ना अपनी कंपनी का मिशन लिखा कि आई वांट टू अर्न मोर एंड मोर ऑफ प्रॉफिट्स, आई वांट टू अचीव हाइट्स। भैया तू मिशन लिख रहा है या तू अपनी सोच लिख रहा है? कंपनी का मिशन का मतलब क्या होता है कि भैया साफ सुथरा स्पेसिफिक लिख के दे। अगर तू ग्रोथ चाहता है, ग्रोथ किस टर्म में चाहता है बता, ग्रोथ का मतलब क्या है? अगर तू प्रॉफिट चाहता है तो कितना चाहता है, क्या चाहता है, मुझे पता। दैट मीन्स आपको ज्यादा से ज्यादा क्वांटिफाइबल होना पड़ेगा। अगर आप कहते हो कि मुझे सुंदर सा पति मिले, ये आपका मिशन नहीं है। सुंदर की डेफिनेशन क्या है वो आप बताओ। उसकी हाइट 6 होनी चाहिए, उसका रंग ये होना चाहिए, है ना? अदनान कह रहा है उसका पैकेज ये होना चाहिए। सुंदर का मतलब तो भी आता है ना आजकल लड़कियों के लिए। बात समझ आया? सुंदर, अरे बस तुम्हें नहीं पता, जो लड़के हाई पैकेज के होते हैं वो ऑटोमेटिक सुंदर लगने लग जाते हैं। चलो ओके, ऋतिक कनेक्ट कर पा रहे हैं? ये तो भांगड़ा कर रहा था तो आज। ओके, तो वो कह रहा है, सबसे पहली बात ध्यान से सुनेगा, वो कह रहा है कि कभी भी आपका मिशन ये नहीं होना चाहिए, आप ये मत लिखो कि आपका मिशन है अर्न प्रॉफिट। हम मानते हैं कि हम जानते हैं कि आप
एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है, आप जानते हैं, सही कह रहा है शशांक, आजकल पैसे सही प्यार बिकता है, सही कह रहा है तू, डेफिनेटली। ओके, सो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो भी हमारा मिशन है, उसमें अगर हम ये लिखेंगे कि प्रॉफिट मेकिंग हमारा मिशन है, तो वो सबको पता है, बिकॉज आप एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो ना, ऑब्वियसली बात है, नहीं तो अपने आपको एनपीओ की तरह रजिस्टर करवाते हैं राइट। चलो, सो ये आपका मेन पॉइंट ध्यान रखना है, और बाकी आपके पॉइंट्स दे रखे हैं कि आपका मिशन स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, वो बता रहा है। तो जो आपने ना डेफिनेशन पढ़ी थी ना, ये सारा वही लिखा हुआ है, अगर आप देखोगे तो डेफिनेशन उठा रखा है मैंने, तीनों पॉइंट्स चेक कर लो जाके पीछे। क्या लिखा है? यू फॉरगेट सरकारी नौकरी आजकल चलन कम हो गया सरकारी नौकरी का ना वैसे, क्योंकि ना वो ट्रांसफरेबल जॉब होती है ना, तो आजकल लोग ट्रांसफर भी नहीं चाहते। चलो, हो गया। अब एक और चीज, आपका मिशन हमेशा क्या होना चाहिए? हाईली पर्सनलाइज्ड होना चाहिए, हाईली पर्सनलाइज होना चाहिए, दैट मींस इट शुड नॉट बी कॉमन। हाँ, सही कह रहे हैं शशांक, पेंशन भी नहीं मिलती, अब तो अब ज्यादा क्रेज नहीं रह गया सरकारी नौकरी का। चलो, ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे ये लाइन, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे लाइन, 2 डैश डालेंगे, एक डैश ये, एक डैश ये। वो बोलेगा डैश इज द एक्सप्रेशन ऑफ डैश, समझ आया? डैश इज द एक्सप्रेशन ऑफ डैश। अरे पीएफ के ऊपर भी तो क्लॉजेस आ गए, पूछो नहीं भाई, नए वाला स्कीम देखो, इनकम टैक्स का मालूम पड़ेगा। मैम बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, छोड़ो। हाँ जी, अच्छा, आप भी तो तो business जो हमारे, हम तो बिजनेस खोलने में उसमें तो नौकरी करने आएंगे, फिर वो ये कहने लग जाए तो नहीं, अपना बता रहे हैं जिसको करना होगा नहीं। चलो ठीक है, समझ में आ गया। मैम गवर्नमेंट जॉब में ना आज भी इतना ब्लैक मनी है ना, जो पोस्ट कमाने वाली है कोई नहीं कमा मेरे को सकता। पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, बिजनेस करना है, जॉब करना है, डिसाइड हो। अरे सुनो, मैं बताऊं, महक देख छुप छुप के गुजिया खा रही है। महक गुजिया खा रही है ना बेटा, दिखा इधर, एक गुजिया खा रही थी बेटा, घर में गुजिया बनी है इसके। किसके घर में गुजिया बनी है? ऋतिक के घर में गुजिया नहीं बनी? अदनान नहीं, शशांक? मैम जिससे पूछ रहे हो उसके घर में ही नहीं बनती। हाँ, अगल बगल वालों से नहीं खाई अदनान? मैं मेरे घर में नहीं बनी, मैं चिप्स खा रही थी, देखो। हम बाहर से लाए हैं, घर में बनी नहीं। नहीं, घर में नहीं बनती, मेरे नहीं बनती। तुम लोग के घर में गुजिया नहीं बनती? मतलब तो पता क्या चलता कि होली मतलब खाता नहीं है ना कोई, इसलिए नहीं बनती। हम इस साइड कुछ और ही बनता है, मतलब डिफरेंट तरह का मालपुआ बनता है। मुझे लगता है कि होली इज इक्वल टू गुजिया इज इक्वल टू दही भल्ले। हाँ, 2 आइटम्स तो पक्का है। नहीं, दही बल्ले तो बने हैं, बिल्कुल मैम। गुजिया नहीं बनी। हाँ, वो सारे बनते हैं, मालपुआ बनता है हमारी साइड, इस साइड। मालपुआ, ओके, आई लव मालपुआ। मैम मैंने तो होली कभी खेली ही नहीं है। क्यों? वो हम लोग नहीं खेलते, जैन है ना, तो आप लगते हैं ना। मतलब जैन तो हम भी हैं, तो हम तो खेलते हैं, बट वो मतलब कोई मानता है कोई नहीं मानता, वैसे डिपेंड करता है, पर्सनलाइज्ड। भाई साहब, ये तो उसका मिशन ही हो गया, हाईली पर्सनलाइज्ड। चलो भाई, चलो, सही है। हाँ, वैसा नहीं, बात तो सही है। हमारे जैनियों में तो हम लोग एक्वेरियम भी नहीं रखते घर के अंदर, हम फिशेस को कैद करके नहीं रखते, हम लोग पेट्स भी नहीं पालते जैनियों में, तो सब चीजें नहीं मान्य होती। चलो, सो आर वी डन विद विजन एंड मिशन, राइट? चलो, अब चलते हैं आगे ऑब्जेक्टिव्स के साथ, ऑब्जेक्टिव्स के पास। एग्जाम के लिए ये भी पढ़ लेना, कभी कभी डिफरेंस बिटवीन आ जाता है विजन और मिशन का, या आपको उसमें काम आ जाएगा। ये पहला पेज जिसके पास हैंडमेड नोट्स है। अब चलते हैं इसके ऊपर, ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स के ऊपर। इस बुक में एक दिक्कत है, ऑब्जेक्टिव्स की जगह गोल्स लिख लीजिए और गोल्स की जगह ऑब्जेक्टिव लिख लीजिए, अगर आपके पास हैंडमेड नोट्स है। अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो उसमें सही होगा। मैम पेज नंबर कौन सा? अगर आपके पास नोट्स हैं तो आपको मिलेगा पेज नंबर 11 पे। चलो, अब क्वेश्चन,
सबसे पहले डेफिनेशन पूछता है, वो कहता है कि गोल्स बता दो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव बता दो क्या होता है। तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, जो ऑब्जेक्टिव्स है ना वो स्पेसिफिक टर्म्स में होता है, बहुत ही प्रिसाइज होता है, और गोल जो होता है वो इतना प्रिसाइज नहीं होता। जैसे कि मान लो आपने अपना गोल लगाया तो क्लियर योर सीए इंटरमीडिएट, है ना, याद है, सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट इज योर विजन, चार्टर्ड अकाउंटेंट इज योर मिशन, एंड नाउअडेज सीए इंटरमीडिएट को क्लियर करना इज योर ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। ध्यान से मेरी बात सुनना, अब मैं ये कह रही हूं ना कि अगर आपको सीए इंटरमीडिएट क्लियर करना है, दिस इज योर गोल, दिस इज योर गोल एज ऑफ नाउ। बट अगर मुझे कोई बच्चा गया, मान लो वंश मुझे कहता है कि मैम मेरे को ना ईआई सिस्टम में रिकॉर्ड ब्रेकिंग काम करना है, अभी तक 90 नहीं आए ना, तो अब मुझे 90 लाने हैं सिस्टम में। दैट इज व्हाट, दैट इज ऑब्जेक्टिव, यानी कि मोर प्रिसाइज, मोर क्वांटिफेबल, इट इज द ऑब्जेक्टिव, मोर क्वांटिफेबल। तो यानी कि जब भी आप देखोगे ना क्वेश्चंस के अंदर, मान लो एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, तब आप देखो कि क्वांटिटी आ रही है कि नहीं आ रही है। जैसे एग्जांपल मैंने कहा दीपांशु कि मैं चाहती हूं कि एक साल के अंदर मेरी सेल इंक्रीज कर जाए बाय 20%, तो क्वांटिफाइबल हो गया। और मैं कह रही हूं कि सेल इंक्रीज कर जाए, सिर्फ इतना बोला, दैट इज नॉट क्वांटिफाइबल। इंक्रीमेंट इज क्वालिटेटिवनेस, तो वो क्या बन गया आपका गोल। जितना स्पेसिफिक रहोगे उतना ऑब्जेक्टिव बनना चालू हो जाएगा। आपने कहा कि आपको एग्जाम, आपका गोल है आपका एग्जाम, ठीक है। अब उस एग्जाम के लिए भी आपने क्या क्वांटिटी डिसाइड करी कि मैम के जितने भी पीएमटी वाले टेस्ट सीरीज वाले प्रोग्राम होंगे, मुझे उस सब के अंदर क्वांटिफाइबल के रूप में मुझे मैम के हाथों से हर एक पेपर के अंदर 60% से ऊपर मार्क्स लेने हैं मैम के हाथों से। क्या बन गया ये आपका ऑब्जेक्टिव बन गया। तो ऑब्जेक्टिव इज मोर क्वांटिफाइबल। इज दैट क्लियर? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गया? क्या कह रहे थे दीपांशु? एग्जाम्पशन एंड पास होना, एग्जाम्शन इज ऑब्जेक्टिव। मेरे हाथ से एग्जाम्शन लाना इवन इन द टेस्ट सीरीज इज अ बहुत बड़ी बात है ये। मेरे यहाँ टेस्ट में आते हैं। और हाँ, मैंने पोल क्रिएट किया, आपने जवाब नहीं देना पोल का। मैम मैं पता नहीं कंफ्यूज हूँ क्योंकि मेरा सेमेस्टर भी रहेगा, तो मैं पता नहीं मैनेज कैसे करूंगा, सोच रहा हूँ क्या। एक और ऑप्शन दे दूं, कंफ्यूज हूँ। नहीं मैम, नहीं मैं कह रही बाकी सबने भी पोल इन नहीं करी ना, पोल से मेरे को मालूम पड़ जाता। एक्चुअली क्या ना, फिर सर चले जाएंगे छुट्टी पे, तो फिर होली का दिन था, इसलिए मैंने पोल किया था फटाफट। मैंने रजिस्टर में डाला था, फिर मेरे को सेमेस्टर का भी ध्यान में आया, तो मैं। व्हाट अबाउट अदर्स? तुम्हारा कहाँ गया? ये रहा। मेरे पास कितने पोल आए हैं? 5 जनों ने रिस्पॉन्ड किया है बस खाली। भाई देखो तुम पे अब मेल जो है ना, अब होली की बाद आएगी, 9 तारीख को मेल आएगी, अब 9 तारीख को बात करना, ठीक है। शेड्यूल मैंने फिर भी भेज दिया है, इन केस तुम 9 को पेमेंट करते हो और 10 को टेस्ट देना चाहते हो, तो 9 विल बी द लास्ट, बिकॉज हम पूरे सिस्टम में फीड कर देते हैं कब कौन सा क्वेश्चन पेपर जाना है। तो 9 तारीख विल बी द लास्ट तारीख टू रजिस्टर फॉर दिस शेड्यूल। ओके, देयर इज आल्सो नेक्स्ट शेड्यूल व्हिच इज कमेंसिंग ऑन 20th of March। इन केस अगर आपको ये वाला नहीं करना है तो 20th March को आप शेड्यूल वर्क कर सकते हो, बट उसका भी आपको 9 तारीख को ही फाइनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब मैं आगे लेके चलती हूँ आपको। तो वी आर डन विद द विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। क्लियर हो गया? और ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स आपके साथ में आते हैं, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात और ध्यान रखेंगे कि आपका गोल्स जो होते हैं वो ओपन एंडेड होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो क्लोज एंडेड होते हैं, ठीक है। ये कभी कभी एमसीक्यू में आता है, वो आपको डेफिनेशन देता है, फिर पूछता है बताओ गोल की डेफिनेशन है कि ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशन है। तो मैं आपको हिंट दे देती हूँ, 2 ओ कभी भी इकट्ठे नहीं आएंगे। ओ यानी कि ऑब्जेक्टिव, ओ यानी कि ओपन एंडेड, कभी भी इकट्ठे नहीं आएंगे। ये आपका हिंट है, बिना पढ़े आंसर ठीक मार्क कर लोगे। महक के लिए बनाया मैंने ऐसा हिंट, मतलब ओके। अब वो बोल रहे कि हमारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए, ये क्वेश्चन आ भी चुका है और इजी भी, तो आप खुद सेल्फ कर लेंगे। डन। चलिए, तो पॉइंट नंबर 2 में से हमारे ये चीजें हो चुकी हैं विद रिस्पेक्ट टू द विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। अब आते हैं यहाँ पर, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। टॉपिक है बेसिकली आपका स्ट्रेटेजिक इंटेंट। इंटेंट यानी कि इंटेंशन, इंटेंट यानी कि इंटेंशन। ओके, अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। जो मैं बताने जा रही हूँ पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और हर एक बच्चे को टॉपिक डिफिकल्ट लगता है, बच्चा छोड़ के जाता है।
बट अगर आप टॉपिक करोगे तो आपको छोड़ने की नौबत नहीं आएगी। इंटेंट यानी कि इंटेंशन। अब बताओ 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, कॉर्पोरेट, बिजनेस एंड फंक्शनल। हर एक का अपना इंटेंशन है। कॉर्पोरेट लेवल का इंटेंशन क्या है कि वो कॉर्पोरेट लेवल यानी कि पूरे कंपनी के लिए, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करे, स्ट्रेटेजाइज करे। बिजनेस का क्या इंटेंशन है कि वो अपने बिजनेस के बारे में सोचे, और फंक्शन लेवल को अपने बारे में सोचना, बोलो हाँ कि ना। तो सबकी अपने अपने इंटेंशंस हैं। तो पता है क्या है, देखो जो आपका विजन और मिशन है, तो वो किसका इंटेंशन है, टॉप लेवल का। यानी कि अगर मैं कहूं कि टॉप लेवल का क्या इंटेंशन है, तो उसका इंटेंशन है कंपनी का विजन और मिशन डिसाइड करना। बात समझ आई? ओके। मिडिल लेवल का क्या है कि बिजनेस को डिफाइन करना, बिजनेस के लिए मॉडल बनाना, बिजनेस को डिफाइन करना, बिजनेस के लिए मॉडल बनाना। मैं आपको अच्छे से और एक्सप्लेन करूंगी, अभी रुको। और ऑपरेशन यानी कि फंक्शन लोगों का है अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना, है ना। तो क्या होता है, कंपनी का विजन डिसाइड होता है, कंपनी का विजन मिशन डिसाइड होता है, और फिर उसको टुकड़ों में तोड़ कर दे दिया जाता है, और वो ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स के माध्यम से ऑपरेशन लेवल जो होता है वो कंप्लीट करता है। क्या इतनी बात समझ आई? यस और नो? आपको डायग्राम से समझ आया कि 3 लेवल से कैसे कैसे हमने बाइफरकेट किया। पहला लेवल क्या है, टॉप लेवल। वो क्या बनाता है, उसका इंटेंशन क्या है, विजन और मिशन। बिजनेस लेवल क्या बनाता है, बिजनेस लेवल, बिजनेस डेफिनेशन एंड बिजनेस के अपने मॉडल्स, ठीक है। और उसके बाद लास्ट जो लेवल है वो क्या करता है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। बात समझ आई? अब ना आप मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं स्ट्रेटेजिक इंटेंट यानी कि इंटेंशन, तो आप क्या लिखोगे? कॉर्पोरेट लेवल वालों का इंटेंशन होता है कि उनको कंपनी के लिए विजन और मिशन बनाना है। ये देखो, ये रहा, रीड करो उसको। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट, बिजनेस लेवल वालों का इंटेंशन होता है बिजनेस को डिफाइन करना और बिजनेस का मॉडल बनाना, और गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को प्रिसाइज टर्म्स में लिखना, स्टेट करना और कंप्लीट करना ऑपरेशन लेवल का इंटेंशन होता है। बात समझ आई? क्लियर, इजी, सिंपल। अब ना जो डायग्राम मैंने दिया है ना बेटा, ये डायग्राम बस दिक्कत ये है कि ये डायग्राम आपके बुक में नहीं है। आपके बुक में कुछ गोला गोला करके डायग्राम है। अगर आपने बुक खोल के देखी हो तो कुछ गोला प्रकार से डायग्राम है, ऐसे करके, ठीक है। और ये गोला गोला प्रकार की जो क्या बोलते हैं, और क्या बोलते डायग्राम है, वो गोला प्रकार से क्यों है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, सोचवाती हुई। देखो ये ऐसा बनाया है ट्रायंगल मैंने, ये देखो, ये रहा ट्रायंगल, ये रहा ट्रायंगल, दिख गया ट्रायंगल, दिखा ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो छोटे वाला, कम वाला जो होता है वो कॉर्पोरेट लेवल होता है, फिर बिजनेस आता है, फिर फंक्शनल आता है। यहाँ पर वो पता है क्या लिखता है, यहाँ लिखता है स्ट्रेटेजिक इंटेंट, उसके बाद यहाँ लिखता है विजन, लिखता है मिशन, उसके बाद बिजनेस का डेफिनेशन, बिजनेस का मॉडल, उसके बाद लिखता है, एक और बना देती हूँ, उसके बाद लिखता है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो बताओ यहां से यहां तक हम जा रहे हैं ना, टॉप से ऑपरेशन लेवल की तरफ जा रहे हैं, समझ पा रहे हो? दीपांशु कर नहीं समझ पा रहे, ट्रायंगल को उल्टा करके देखो, ये देखो, इसको ट्रायंगल करके देखो, ऊपर टॉप है, आ रहा है सेम चीज, तो उसको उसने सर्कुलर फॉर्मेट में शो किया है, बट ये चीज निकली यहां से है। एग्जाम में आपको सर्कल वाला डायग्राम बना के आना है, ट्रायंगल वाला बना के आ सकते हो। अगर सर्कल वाला नहीं बनता या टाइम की शॉर्टेज है, मैंने बुक्स रेफर करी, काफी सारी पढ़ाई करी, इसको समझा, तब जाके मैं इस सर्कल के डायग्राम को इतना आसान फॉर्मेट में ट्रायंगल से कनेक्ट कर पाई। ओके, तो अगर आपसे एग्जाम में सर्कुलर नहीं बनता है तो आप ट्रायंगल बना के आ सकते हो, बट प्रैक्टिस करके जॉब बन जाएगा। इज दैट क्लियर? चलो अब मुझे बताओ कि आपने ना देखो इसमें जितनी टर्मिनोलॉजीज हैं, ये देखो, इसमें से आपने ये पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, क्या बचा? सिर्फ 2 चीज तो बची, बिजनेस डेफिनेशन एंड बिजनेस मॉडल। ओके, आ जाओ, बिजनेस डेफिनेशन एंड बिजनेस मॉडल। बिजनेस डेफिनेशन का मतलब है चैप्टर नंबर 4 लिखो यहाँ पर, और बिजनेस मॉडल का मतलब है चैप्टर नंबर 5 लिखो यहाँ पर। मॉडल यानी कि स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी यानी कि कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी, डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। बात समझ आई? बिजनेस मॉडल यानी कि बिजनेस की स्ट्रैटेजी। और क्या वंश, हम हाल जैसे मान लो मेरे 3 बिजनेस है,
ठीक है, मेरे 3 बिजनेस है, मैं एक बिजनेस को चाहती हूँ कि ये कॉस्ट लीडरशिप पे रहे, और एक बिजनेस को चाहती हूँ डिफरेंशिएशन पे रहे, और एक को चाहती हूँ फोकस डिफरेंशिएशन पे रहे। कोई दिक्कत है? नहीं, बस यही बात उसने बोल दी यहाँ पर। अब बात करते हैं बिजनेस डेफिनेशन की। तो आपको नहीं लगता बिजनेस डेफिनेशन का मतलब है बेसिकली बिजनेस को डिफाइन करना, और बिजनेस को डिफाइन करना यानी कि ये डिफाइन करना कि कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा बिजनेस एक्सपैंड करेगा, हमारा बिजनेस घट जाएगा यानी कि रिट्रेंचमेंट हो जाएगा, ये सब डिसाइड करना। तो चैप्टर नंबर 4 की जितनी स्ट्रेटेजी आती है वो आती है बिजनेस को डिफाइन करते हुए, बिजनेस को डिफाइन करते हुए। ठीक है, ओके, चलो अब टॉपिक नंबर 1 था विजन मिशन ऑब्जेक्टिव, डन हो गया। टॉपिक नंबर 2 था इंटेंट। बताओ इंटेंट किसके होते हैं? इंटेंट होते हैं 3 लेवल्स के। कॉर्पोरेट लेवल का इंटेंट होता है विजन मिशन, और बिजनेस लेवल का बिजनेस ऑब्जेक्टिव, definition and business model. बिजनेस मॉडल, मॉडल और ऑपरेशन लेवल का गोल्स एंड Goals and objectives. ऑब्जेक्टिव्स। अब देखो विजन मिशन यहाँ पर आया, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आया। आपने जितना कॉन्टेंट पीछे पढ़ा है ना उसको यहाँ चेप सकते हो। सिमिलरली अब आपने विजन के बारे में इतना पढ़ लिया, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मॉडल था, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का स्टेजेस थी, वहां पर आप सारा कंटेंट चेप सकते हो। एक बारी पढ़ो, सब जगह चेपो। इज दैट क्लियर? Is that clear? Okay. Now the very last point is about the strategic decision making. तो मैंने आपसे कहा था कि 3 चीजें हैं जो कि पढ़नी है इस चैप्टर में से। The very third point is strategic decision making. इसकी वीडियो है, ये मैं आपको लिंक दूंगी। And hence now we are done with the chapter number 3. Okay. So चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है बेटा जी, आप मुझे बताएंगे कि मैं एसएम का चैप्टर नंबर 2 शुरू करूं या ईआईएस का चैप्टर नंबर 3 शुरू करूं? एसएम चैप्टर 2, एसएम चैप्टर 2। एसएम का चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मेरे को आ जाएगा। ईआईएस या एसएम? ओके, आई गॉट योर आंसर। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि ईआईएस का चैप्टर नंबर 3 करने में इंटरेस्टेड नहीं है, यानी कि करना ही नहीं है उनको, मतलब आज की बात नहीं कर रही, मतलब करना ही नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है, वो छोड़ के जाने वाले हैं पूरा कंप्लीट चैप्टर नंबर 3 ऑफ ईआईएस? ऐसा कोई है? मैम रफली कितने मार्क्स का रहता है एग्जाम में? हर चैप्टर 10 नंबर का रहता है अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि 50 नंबर की ईआईएस है, ठीक है, और 5 चैप्टर्स हैं, तो रफली हर चैप्टर जो है 10 नंबर की वेटेज रखता है। उसे करना बेनिफिशियल है या नहीं? उसे करना बेनिफिशियल मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। इट डिपेंड्स कि आपका बाकी कंटेंट कितना हो गया है, ठीक है, आपकी कमांड बाकी कंटेंट पे कितनी है। मैंने सुना है कि चैप्टर नंबर 3 करने के बाद बच्चा का बाकी सारा ईआईएस हिल जाता है, सुना है ऐसे मैंने, मेरे लिए तो आसानी है। सेकेंडली मैंने ये भी सुना है कि अगर करके जाते हैं तो वहां पे याद नहीं रहता। अकॉर्डिंग तीसरा मैंने ये भी सुना है कि अगर मान लो हमारी किस्मत अच्छी है और हम कुछ करके गए और वो एग्जाम में आ गया तो ऐसा भी होता है, 5 नंबर वहां भी मिल सकते हैं। तो वेराइटीज हैं, मेरे पास ऐसे बच्चे भी है जिन्होंने छोड़ा है, एग्जामिशन ली है, और ऐसे बच्चे भी है जिन्होंने मतलब पढ़ा है, फेल हो गए, मतलब वेराइटीज है मेरे पास। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस तो कुछ और ही कहता है, मैं तो हमेशा ही बोलूंगी पढ़ के जाना चाहिए, देखो थोड़ा बहुत तो आना चाहिए, बट मैं चाहती हूँ कि मेरे को मालूम पड़ जाए कि कोई बच्चा ऐसा है क्लास के अंदर जो चैप्टर नंबर 3 के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है कोई ऐसा? मैम कुछ ज्यादा ही डल चैप्टर है क्या? नहीं एक्चुअली क्या है, इट इज प्योर टेक्निकल चैप्टर, प्योर आईटी का चैप्टर। सो मैं आपको बताती हूँ, इससे पहले ना आईटीएसएम था, तो आईटीएसएम में जैसे आपको जो चैप्टर नंबर 5 है सीबीएस वाला, वो आईटीएसएम में नहीं था, 1 था, बट 1 में काफी अमेंडमेंट्स के साथ में इस चैप्टर को लॉन्च किया गया ईआईएसएम में, ठीक है। 2 तो बिल्कुल भी नहीं था, 2 पुराने वाले में बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है, तो वो भी नया चैप्टर हो गया। 4 भी नया चैप्टर था, ई कॉमर्स एम कॉमर्स,
पुराने में थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजीज वगैरह थी, बट ई कॉमर्स का आना नए वाले के लिए ईएस में आया। तो 3 एकमात्र चैप्टर है जो कि ओल्ड में भी था और न्यू में भी था, और एक प्योर आईटी है, प्योर आईटी है मतलब। और व्हेन इट कम्स टू प्योर आईटी तो डर लगता है। अब चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी आपको थ्योरेटिकल लगा होगा, चल हो जाएगा एक तरीके से, आईटी कम लगी होगी, पर चैप्टर नंबर 3 के अंदर आईटी का थोड़ा सबसे ज्यादा है, इसीलिए बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, बस दैट्स, और कोई बात नहीं है। बताओ, सबको करना चैप्टर नंबर 3 ये इसका, ठीक है? तो फिर मेरे अकॉर्डिंग करोगे या कंप्लीट पढ़ोगे? मेरे अकॉर्डिंग सिलेक्टिव पोर्शन पढ़ के चैप्टर को कंप्लीट करोगे, सिलेक्टिव, या फिर पूरा चैप्टर कंप्लीट करोगे? चैप्टर नंबर 3 ये इसका सिलेक्टिव। मैम आपके अकॉर्डिंग ही कर लेंगे तो वही सही रहेगा। ठीक है, तो सिलेक्टिव फिर पूरा। ऐसा नहीं होता ना, अब मैं मान लो कोई चीज पढ़ा चुकी हूँ, मैं उसको वापस थोड़ी ना होंगी, मैं एल्गोरिथम थोड़ी बनाऊंगी, या तो सिलेक्टिव होगा या तो फिर पूरा ही होगा। मैम सेलेक्टिव पढ़ा देना, बस जो वैसे होंगे ना छोड़ने वाले, मतलब ओवरव्यू देती रहना, मतलब जो छूटेंगे टॉपिक। देखो मैं कुछ टॉपिक पे ओवरव्यू दूंगी, कुछ टॉपिक जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे उनको डिटेल में करा दूंगी, जो बेकार लगेंगे छुड़वा दूंगी, और जो ऐसे होंगे ना जिनको कराने के बाद भी मार्क्स नहीं आ सकते उनको तो कटवा ही दूंगे। मैम ऐसे करना ना कि पहले इम्पोर्टेंट वाले करा देना, फिर जिसको छोड़नी होगी वो छोड़ देगा क्लास। नहीं, हम सीरीज में चलेंगे, सीरीज में ही जाएगा। चलेंगे, काटते रहेंगे, बताती रहूंगी, तुम मार्क करते रहना। जिसके पास हैंडमेड नोट्स है उसको तो और भी आसान हो जाएगा, काटना पीटना जो भी करना है। मेक श्योर चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपके पास अमेंडेड नोट्स ही हो, जो बुक जो आप स्टडी पैड पढ़ रहे हो अमेंडेड होना चाहिए। ओके, चलिए अब मैं आपसे एक बात कहती हूँ, हम चैप्टर नंबर 2 एसएम का शुरू कर रहे हैं, ठीक है? और उसके बाद में अब ईआईएस में फुल एक चैप्टर छोड़ देना बाद के लिए, इट इज नॉट कमेंडेबल। तो हम क्या करते हैं, 7:30 बज रहा है, हम टारगेट करते हैं 7:30 से 8:30 एसएम का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, ठीक है? और उसके बाद में ब्रेक लेने के बाद फिर ईआईएस का चैप्टर नंबर 3 जो है चालू कर देंगे, एक ओवरव्यू दे दूंगी, तो थोड़ा सा आज पढ़ लोगे तो बेटर रहेगा, है ना? एक साथ चैप्टर नंबर 3 सही नहीं रहेगा, ओवरव्यू दे देती हूँ, ठीक है? चलो डन। चैप्टर नंबर 2 ऑफ एसएम, The name of the chapter is Dynamics of Competitive Strategy. Okay, सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि आपको ये बनवा दूं मैं। ये बना लीजिए चार्ट, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बना लिया, चले आगे। ओके, अब मैंने इस चैप्टर को 5 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है? अब जो बेटा 5 पार्ट्स है ना, इसमें से एक एक पार्ट को उठाते रहेंगे और करते रहेंगे, ठीक है? ध्यान से मेरी बात सुनना। सबसे पहले मैंने क्या किया है, जो आपका टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन, उसको पार्ट नंबर 5 में रखा है, ठीक है? स्वॉट और टॉस को मैंने पार्ट नंबर 4 में रखा है, और जो मॉडल्स हैं यानी कि मैट्रिक्स वगैरह हैं, 4 मॉडल्स हैं हमारे, उनको मैंने यहाँ पर रखा है, ओके? और फिर उसके बाद कुछ स्मॉल टॉपिक्स हैं, एंड देयर इज दिस पार्ट नंबर 1 मेथड्स ऑफ इंडस्ट्रियल एनालिसिस, ठीक है? आप लोग क्रैश कोर्स में हो, राइट? अब आप मुझे बताओ कि मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा डिफिकल्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मॉडल्स होते हैं, तो मॉडल्स तो मेरे हिस्से। अब आप बताओ आप अपने हिस्से क्या ले सकते हो? ग्लोबलाइजेशन इजी है। ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेटिंग आवर इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, पहले पढ़ भी रखा है और एग्जाम के लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट भी है, तो बेटर होगा कि सेफ साइड आप पढ़ लो।
लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ना के बराबर इंपॉर्टेंट है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है? ओके, अगर किसी बच्चे को चाहिए तो वीडियो का लिंक दे सकती हो। बोलो डन है? चलो, तो ग्लोबलाइजेशन लीस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटिंग आवर इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है? डन है? ओके, अब बात करते हैं टॉप पार्ट नंबर 4 की, स्वॉट एंड टॉस। स्वॉट क्या होता है पता है? स्वॉट कर लोगे? स्वॉट पे डेफिनेशन दे रखी है स्ट्रेंथ की, वीकनेस की, पोर्शन कर लोगे? टॉस करा दूं मैं? चलो, तो टॉस करके पार्ट नंबर 4 खत्म करें? चलो करें? खेमंत राव, ओके चलो, सो टॉस कर लेते हैं, उसके बाद में ये वाला पॉइंट खत्म। ये देखिए, चलिए देखिएगा, अब देखो यहां पर आपके एक मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है, ठीक है? दिखाई दे रहा है। अब मैं आपसे एक बात कहती हूँ, आपने एग्जाम में ना मैट्रिक्स आना ही आना है। एक मैट्रिक्स आपको लिख लो, आप अगर मई का अटेम्प्ट दोगे ना तो आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको मैट्रिक्स को ड्रॉ करने का सबसे फास्टेस्ट टेक्निक बता रही हूँ, ठीक है? कि आप मिनिमम टाइम में मैट्रिक्स कैसे ड्रॉ करेंगे। 3 स्टेप्स है बेटा जी, 3 स्टेप्स है। सबसे पहले एक स्क्वायर बनाएंगे, स्टेप नंबर 1, ठीक है? बनाओ, मेरे साथ बनाओ, कॉपी पेन लेके बनाओ। अदनान पेंसिल लेके बना बेटा, करीब बना, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। स्टेप नंबर 1 ये हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या हो गया? बालकनी खींच दो, बालकनी अलग भी कर दो। स्टेप नंबर 2 इज बालकनी बनाना, बना दिया। स्टेप नंबर 3 इज कमरे बना दो, कमरे बना दिए हमने। स्टेप नंबर 3 इज कमरे बना दो। स्टेप नंबर 1 क्या था? घर बनाना है, फिर बालकनी बनानी है, उसके बाद कमरे बनाने हैं। 3 स्टेप हो गया। अब जो आपने बालकनी बनाई है, सब बनाया ना, ये काम आपने अभी पेंसिल से कर दिया, आपको एग्जाम में इसको स्केल से ही करना है, ठीक है? हाँ, ओके। नेक्स्ट, अब हम नाम देंगे किसका कमरा कौन सा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो देखो, एक लाइन आपको ऊपर दिख रही है, तो जो भी हमारा एक्स एक्सेस होता है उसके बारे में लिखेंगे, जैसे कि टॉस में जो भी यहां पर आएगा वो लिखेंगे, फिर सिमिलरली यहां पर जो आएगा वो लिखेंगे, फिर ये कमरे किसके हैं वो लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। आपको याद है आपने स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन और फॉर्मुलेशन भी पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 8 के अंदर, वहां पे मैट्रिक्स था। आप ऐसे ही सारे मैट्रिक्स बनाएंगे। अगर आप क्यूब शेप बनाने लग गए एग्जाम के अंदर और बिल्कुल डिफाइन करने लग गए ना, तो आपको टाइम लग जाएगा शेप बनाने के लिए। आप 3 स्टेप यही लेके चलेंगे। आपका जो ड्राइंग है ना बेटा, आपका ड्राइंग 30 सेकेंड्स के अंदर बन जाना चाहिए और 30 सेकेंड्स के अंदर आपको नामकरण कर देने चाहिए। यानी कि आप जब घर में प्रैक्टिस करेंगे तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप 1 मिनट के अंदर स्केल से ड्रॉ भी कर रहे हैं कंप्लीट और नामकरण भी कर रहे हैं कंप्लीट। नाम कितने होंगे? एक एक्स एक्सिस का नाम, एक वाई एक्सिस का नाम, उसके बाद 4 कमरे हैं, यानी कि 6 नाम करने हैं आपको, 6 नाम और नक्शा पूरा। ये आपने 1 मिनट के अंदर करना है। द चॉइस इज ऑल योर्स कि आप कैसे करते हो। ओके, बात समझ आई? ठीक है। अच्छा, एक और चीज आपको पता है, मैं शुरू से ही स्टार्टिंग से ही हमेशा से ही महक के पीछे पड़ी रही, चैप्टर का नाम बता दे, चैप्टर का नंबर बता दे, चैप्टर का नाम बता, चैप्टर का नंबर बता दे। तो आज मैं चाहती हूँ कि मैं इसका खुलासा कर दूं कि मैं ऐसे चैप्टर के पीछे क्यों पढ़ती थी, आप चाहते हो मैं खुलासा करूं? सो मैं चैप्टर के पीछे इसलिए पढ़ती थी क्योंकि मैं चाहती थी कि बच्चा जब आंसर लिखे ना, तो जिस प्रकार से बच्चा जब आंसर लिखता है तो वो लिखता है ना एज पर ऐसे ये नंबर ये। सिमिलरली जब बच्चा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर या EIS के अंदर जो है आंसर करे तो वो जो है ऐसे लिखे, एज पर चैप्टर नंबर 2 फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम्स ब्ला 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 ब्ला। बात समझ आई? इसीलिए मैं कहती थी कि मुझे क्या चाहिए, मुझे आपसे चैप्टर का नाम और चैप्टर का नंबर चाहिए। क्या आप दूसरों से ज्यादा मार्क्स स्कोर करना चाहते हो? बोलो हाँ कि ना। करना चाहते हो? यस सर नो? करना चाहते हो? यस मैम। तो अगर दूसरों से एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, यानी कि यू वांट टू हैव एक्स्ट्रा सर्विस, दैट मींस यू हैव टू बी अ डिफरेंशिएशन 1। और डिफरेंशिएशन का मतलब है आपको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, अलग देना पड़ेगा।
जैसे कि मैं आपके सामने एक स्पीच शेयर कर रही हूँ, हमारे ही बीच बैठे एक इंसान का जो कि मेरे से टेस्ट सीरीज ले रहा है, और मैं आपको दिखाती हूँ कि उसने वंडरफुली इस चीज को इनकलकेट किया है इनटू हिज आंसर्स, एंड दैट इज व्हाई हिज आंसर शीट हैव ऑलवेज बीन द वन जो कि दूसरों से अलग रही है। आप उसका लेवल देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। शेयरिंग माय स्क्रीन, ये देखिए, Shashank, can you do the honors? Can you read the very first paragraph? In the light of chapter 1, introduction to strategic management, the statement The statement each organization builds its competitive advantage keeping in mind the business welfare is correct. तो क्या लिखा है स्टार्टिंग में महक? क्या लिखा है स्टार्टिंग में? चैप्टर का नाम। बात समझ आई? और देखो क्या लिखा है? चैप्टर का नेम। क्या लिखा है? चैप्टर का नेम। इज दैट क्लियर? तो ये एक टिप थी आपके लिए जो कि आपको लगानी है इन द एग्जामिनेशंस। फॉर मोर टिप्स ज्वाइन पीएमपी प्रोग्राम। मैम ये तो मैम लीगली थोड़ा टाइप हो गया ना, जैसे सेक्शंस का रेफर करते थे और वो यही तो बोल रही हूँ। अच्छा यही तो बात है। अब ऐसी मेमोरी कोड जो टेक्निक चल रही है आजकल निमोनिक बनाने की, वो तुम्हें क्या लगता है वो सी के अंदर थी? वो टेक्निक तो कुछ और थी, याद करने के लिए कुछ और जमाने की थी, कहाँ यूज करी गई? फैशन डिजाइनिंग का जो ये कॉन्सेप्ट था जिसमें फूल पत्ते लगा कुछ बना दिया, ये कॉन्सेप्ट था एनवायरनमेंट को सेव करने का, उसको फैशन डिजाइनिंग में डाल दिया गया। तो यही तो एक कला होती है, आप किस चीज को कहां पर इस्तेमाल करते हो, इसको कला कहते हैं। चलो, फॉर मोर टिप्स लॉग इन ज्वाइन आवर पीएमपी प्रोग्राम। चलो ओके, सो मैं आपसे बता रही थी विद रिस्पेक्ट टू टॉस मैट्रिक्स, मैं आपसे डिस्कस कर रही थी टॉस का मैट्रिक्स। यहां पर आपको ध्यान देना है कि जब आप मैट्रिक्स ड्रॉ कर रहे होंगे तो आपको ध्यान देना है कि जब आप ड्रॉ कर लेंगे कमरे का नंबर दे देना भाई, कमरे का नंबर दे देना। तो आइए कमरे का नंबर देते हैं। शशांक की कॉपी माइनस करो, क्लोज करो। ओके, तो देखो अब इसके बाद स्टेप क्या होगा, नंबर देना 1 2 3 एंड 4। कमरे के नंबर दे दिए ना आप लोगों ने। अब ये कमरे का नंबर यानी कि सेल का नंबर, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, टॉस बता रही हूँ। स्वॉट हमें बताता है कि आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट क्या है। स्वॉट हमें बताता है कि आपकी अपॉर्चुनिटी वीकनेस थ्रेट्स ये सब क्या है। बट टॉस बताता है कि अगर आपके पास स्ट्रेंथ है और सामने अपॉर्चुनिटी हो तो क्या करना चाहिए। यानी कि टॉस हमारे को इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन से आपको डिसीजन मेकिंग की पावर देता है। अच्छा एक बात बताओ अदनान, मैं हूँ थ्योरी क्वीन, है ना, मेरी स्ट्रेंथ है थ्योरी, और बताओ अगर मुझे ऑफर आए थ्योरी पढ़ाने के लिए तो क्या करना चाहिए। आप मैम पढ़ाओगी तो मेरी स्ट्रेंथ हुई इंटरनल फैक्टर, अपॉर्चुनिटी मिली एक्सटर्नल फैक्टर, पढ़ाऊंगी इस डिसीजन मेकिंग। किसने बताया ये सारा? टॉस मैट्रिक्स के अंदर। मैं हूँ थ्योरी क्वीन, मैं पढ़ाती हूँ थ्योरी, मेरे को आया कि आप टैक्स पढ़ा दो, अकाउंट पढ़ा दो, बताओ क्या करूंगी? नहीं पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाऊंगी? थ्योरी पार्ट पढ़ा देंगे। क्योंकि थ्योरी मेरी स्ट्रेंथ है और प्रैक्टिकल मेरा वीकनेस है, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरनल फैक्टर कौन सा आया? वीकनेस, और एक्सटर्नल फैक्टर कौन सा आया? अपॉर्चुनिटी। तो अब हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसी वीकनेस है तो आपको ऑप्ट नहीं करनी चाहिए ऐसी अपॉर्चुनिटी। बट अब मैं आपसे एक नेक्स्ट सवाल पूछ रही हूँ अदनान, अब मैं आपसे एक नेक्स्ट सवाल पूछ रही हूँ। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि मैं कहती हूँ कि भैया मैं तो एफएम पढ़ाती नहीं हूँ, एफएम तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, पर अब तो आगे एफएम एंड एसएम ही है।
अब तो आगे एफएम एंड एसएमई है। अगर मैंने अपनी वीकनेस को कन्वर्ट नहीं किया, अगर मैंने अपनी वीकनेस को कन्वर्ट नहीं किया, अगर मैंने अपनी वीकनेस को ओवरकम नहीं किया, तो तुम्हें नहीं लगता कि मेरी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी? यस मैम। अब आप मैम फिर टाइटल बदल जाएगा आपका, फिर थ्योरी दिक्कत है ना, होगी ना दिक्कत। तो इसका मतलब ये है कि टॉस हमें बेसिकली डिसीजन मेकिंग की पावर देता है। अब ध्यान रखना, जब भी आप मैट्रिक्स करोगे ना चैप्टर के अंदर, तो आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि ये मैट्रिक्स जो है दिया किसने है, किस इंसान ने दिया है। एग्जाम के लिए अब आपको डिफरेंशिएट करना है अपना आंसर, तो याद रखिए क्या लिखेंगे, ये मैट्रिक्स दिया किसने है। इज दैट क्लियर? तो बताओ ये मैट्रिक्स किसने दिया था? इस मैट्रिक्स को देने वाले का नाम है हेंस वेहरिच। क्या नाम है? हेंस वेहरिच। नाम को याद करने की टेक्निक बता रही हूँ। हेंस के नाम की एक केचप आती है हेंस, और वो बहुत ही थिक इन टमाटो होती है, उसमें बहुत ही रिचनेस होती है टमाटो की। जब अभी कभी एड देखो हेंस वाले केचप की, तो वो कहते हैं वेरी रिच इन टमाटो। तो नाम याद रखो हेंस वेहरिच। क्या नाम याद रखोगे? हेंस वेहरिच। ये देखो ये लिखा है नाम, ये रहा बंदे का नाम, हेंस वेहरिच। अगर आप ये आंसर लिख के आते हो, इस बंदे का नाम लिख के आते हो, तो आपका आंसर डिफरेंशिएटिव होगा दूसरे से, आपको मार्क्स भी मिलेंगे। शशांक खुशी? ऐसा लग रहा है कोई सेंटेंस को कंक्लूड कर रहे हो हेल्थ फॉर रिच। चलो, क्या इतनी बात समझ आई? यस और नो? चलो, तो आपने क्या किया, इंटरनल फैक्टर्स एक्स एक्सिस पे रख दिए, एक्सटर्नल फैक्टर्स वाई एक्सिस पे रख दिए, और उसके बाद हमने क्या किया, मैट्रिक्स को ड्रॉ कर दिया। मैट्रिक्स को ड्रॉ करा किसके द्वारा? हेंस वेहरिच के कहानी अनुसार। ये देखो इंटरनल एनवायरनमेंट, उसके दो पार्ट स्ट्रेंथ और वीकनेस, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट उसके दो पार्ट अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। तो पहला सेल कौन सा बना? SO, यानी कि स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी। मैं दूसरा सेल कौन सा बना? क्या मैम? दूसरा सेल कौन सा बना? वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी। वेरी गुड। तीसरा सेल कौन सा बना? स्ट्रेंथ एंड थ्रेट। चौथा? वीकनेस एंड थ्रेट। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो चीज अच्छी है वो प्लस, जो चीज खराब है वो माइनस, ठीक है? तो अब बताओ, अगर मैं इस सेल को नाम देना चाहूं, तो ये क्या होगा? प्लस प्लस। ये क्या होगा? माइनस माइनस। बोलो हाँ कि ना? तो बाकी सेल बताओ, 2 और 3 बताओ क्या होंगे? 2 और माइनस प्लस, ये और प्लस फिर प्लस माइनस। अब प्लस का नाम कर दो मैक्सिमम, और माइनस का नाम कर दो मिनिमम, और दोनों में से मम हटा दो, यानी कि मैक्सी और मिनी। तो अब बताओ, इसका नाम है मैक्सी मैक्सी, तो बताओ सेकेंड सेल का नाम क्या होगा? मिनी मैक्सी। मैक्सी। थर्ड का क्या होगा? मैक्सी। मैक्सी मिनी। का क्या होगा? मिनी मिनी। अब ये आपका एमसीक्यू में आ सकता है, सब्जेक्टिव में आ चुका है। एमसीक्यू के लिए 2 वर्ड याद रखेंगे, किसने दिया था और हर सेल का नाम क्या है। इज दैट क्लियर? आसान, सिंपल, किसी को बताने का नहीं। कितना आसान था ये। सांची किसने दिया था ये मैट्रिक्स? हेंस वेहरिच में। वेरी गुड। ये हैंस का जो केचप थी वो लाल लाल रंग की थी ना, अदनान को देख के लग रहा है ना टोमेटो केचप। हाँ जी। ये हमारे क्लास में लाल चटनी भी है, हरी चटनी भी है, देवांश गोरे की चटनी लग रहा है आज। नारियल चटनी। हाँ, नारियल गोला चटनी, हाँ एक ही बात है। चलो ठीक है। मैं तो गुजिया खा रही है अभी भी। अरे मैम, गुजिया बनी नहीं घर में, तो कहाँ से खाऊंगी? मैं ऐसे बार बार गुजिया बोल बोल के इसको क्रेविंग पैदा कराऊंगी गुजिया की। नहीं, मुझे अच्छी भी नहीं लगती। जो गुजिया अच्छी नहीं लगती? माय गॉड। और किसको गुजिया अच्छी नहीं लगती? बाकी सब कुछ लगती है ना? हाँ यार, वही मैं कहूँ, यही आई एम ऑड वन आउट। हाँ, you're odd one out, literally odd one out। गुजिया अच्छी नहीं लगती, इन्हें घर से बाहर निकाल तक गुजिया अच्छी नहीं लगती इन्हें। दीपांशु को पसंद है गुजिया? यस मैम। और गुजिया? मैम गुजिया भी है, चलो गुजिया चाय के साथ और गुजिया नॉर्मली होली में है। मुझे तो बहुत पसंद है यार, मतलब जो आइटम होते हैं ना, जो फेस्टिवल्स के आइटम होते हैं, मुझे वो सच में बहुत पसंद आते हैं। उसी से रौनक आती है ना। वाओ,
दिवाली पे आई एम लाइक वेरी मच फॉन्ड ऑफ गुलाब जामुन। गुलाब जामुन। नो 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 गुलाब जामुन, नो सोन पापड़ी। नो सोन पापड़ी भैया, नो सोन पापड़ी। मैं तो इस बार ना रंगोली जब बना रही थी ना, मैं लिखने वाली थी नो सोन पापड़ी प्लीज। मैम गुंजिया से अच्छी चंद्रकला होती है। क्या होती है चंद्रकला? हाँ, आपने सुना है? ये क्या होता है? लगता अरे है देखो, किसी ने नहीं सुनी होगी ना। किसने सुनी है वैसे? ये ऑड वन। मैंने सुना है। हाँ देखो, वो सुना है एक ने। मैम देखो एक्चुअली दो ना ये ना है। इंडिया का कल्चर है, अलग अलग स्टेट के अलग अलग डिशेज हैं। चंद्रकला बताओ भाई, चंद्रकला दिखाओ हमें। गुजरता हमें पता, तुम दिखाओ चंद्रकला फिर। चलो मैम, कल दिखाऊंगी। गोल गोल होती है वो भी। हाँ, गोल गोल होती है। हाँ, तो वो चंद्र अलग है ना, चांद तो गोल ही होता है। नहीं मैम, आधा भी तो होता है। हाय राम रे, चांद आधा भी होता है। अगर हमने खा लिया ना आधा चंद्रकला, तो वो आधा चांद बन जाएगा फिर। चलो, सो वी आर डन विद पार्ट 4 ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो। ठीक है, चलो अब आते हैं हम मॉडल्स के ऊपर। 4 हमारे पास मॉडल्स है। ध्यान से सुनना मेरी बात, टारगेट लगा के चल रही हूँ। 4 में से 2 हमें करने हैं। 2 मैं कल कराऊंगी, इकट्ठे तो नहीं कराऊंगी ना, फिर याद नहीं होगा, कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमें 2 मॉडल्स करने हैं, ठीक है। चलो ध्यान से सुनना मेरी बात। टदा 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 टदा। कैसे बताए क्यों तुझको चाहे, जरा बता ना पाए। आते दिलों के देखो जब आँखें। चलो आ जाओ, हम करने वाले हैं 4 मॉडल्स। BCG, APM, ADL एंड GE। ओके, 4 मॉडल्स हैं। अभी के अभी अगर किसी बच्चे ने चारों मॉडल्स का फुल फॉर्म बता दिया तो उसको BCG बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, एग्रेंस ऑफ उनका वो था क्या, EPM था, एग्रेंस ऑफ मॉडल। EDL का 2 याद नहीं आ रहे मैम। और तीसरा याद नहीं आ रहा, इसे याद था, बोल रहे हैं। हिंट देती हूँ, नाम है छोटे, काम है बड़े। नहीं याद आ रहा। और GE, अब बाकी सारे बच्चों ने देख भी लिया। मैं कितनी शानी है, कह रही मैं भी रट के बता रही हूँ। मैंने चैप्टर नंबर 3 का नाम भी रट लिया था, ये इसका। चलो, टारगेट है हमारा कि हम जो है सबसे पहले करेंगे APM। क्या करेंगे? APM। What has happened? APM का फुल फॉर्म क्या है? क्रैश कोर्स में आया तो नॉर्मल कोर्स में आया हो? मैंने तो सुना ही एंड ऑफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। वेरी गुड। जिसने पहली बार सुना है सांची, उसके लिए एक बार और बताया जाए। एंड ऑफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। वेरी गुड। तो ये किसने, एक सेकेंड में ना स्क्रीन अपनी कर लेते हो सही थोड़ा। पेज नंबर बताओगे मेरे को? 2.22। सिस्टम रिस्टार्ट मारना पड़ेगा। मना कर रहा सिस्टम, कह रहा चैप्टर नंबर 2 काफी बड़ा है। पढ़ने में
चलो मैं सिस्टम को रिस्टार्ट मार के आती हूँ भाई, टाइम दो 5 मिनट का। ब्रेक हो गया क्या यार? ब्रेक ही ले लेते हैं। हाँ 5 मिनट का ब्रेक है, चाय करके। हाँ जी बच्चा पार्टी आ जाओ फटाफट। मुझे लगा तुम लोग मेरे पीछे मेरी बुराइयां कर रहे होंगे। पर तुम तो नहीं कर रहे थे। मंच कह रहा है मैम ये काम लड़कियों का होता है, हमारा नहीं होता। चलो ओके, सो शेयरिंग द स्क्रीन। अब ये चीज आप देखोगे कि आपने इसका नाम पढ़ना है। द नेम इज एनसॉफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। एम स्टैंड फॉर मैट्रिक्स, इतनी बात समझ आती है, मैट्रिक्स है ये, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स बेटा जी किसने दिया? ये मैट्रिक्स दिया एनसॉफ नाम के व्यक्ति ने। क्या नाम था बेटा इसका? नाम एनसॉफ। पूरा नाम था इसका आइगोर एनसॉफ। क्या नाम था पूरा? आइगोर एनसॉफ। आइगोर एनसॉफ, ठीक है। तो आइगोर एनसॉफ ने ये मैट्रिक्स दिया,
ठीक है, दोबारा बोल रही हूँ, टाइगर श्रॉफ ने नहीं दिया, आइगोर एनसॉफ ने दिया। एक बारी कॉपी चेक करी थी, पता नहीं क्या हुआ किसी बच्चे को, आइगोर एनसॉफ का टाइगर श्रॉफ कर दिया, पता नहीं। तो पहले बता रहे, टाइगर श्रॉफ ने नहीं दिया, ये किसने दिया है? आइगोर एनसॉफ। ठीक है, चलो क्या बोला आइगोर एनसॉफ ने? आइगोर एनसॉफ ने कहा कि जो, सुनना ध्यान से, जो हमारी ग्रोथ है वो इन दो चीजों पे डिपेंडेंट है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? एनसॉफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। बात समझ आई? और शॉर्ट में क्या कहते हैं इसको? एपीएम। ओके, एग्जाम में एपीएम का फुल फॉर्म भी आ सकता है। क्या होगा एपीएम का फुल फॉर्म? एनसॉफ प्रोडक्ट मार्केट। एग्जाम में ये भी आ सकता है, किसने दिया बताओ? किसने दिया? टाइगर श्रॉफ ने नहीं, किसने दिया? आइगोर एनसॉफ ने। ठीक है, चलो क्या कहा एनसॉफ ने? एनसॉफ ने कहा ग्रोथ दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो प्रोडक्ट पे और दूसरा मार्केट पे। अब वो कह रहा है प्रोडक्ट भी क्या हो सकता है? नया पुराना, और मार्केट भी क्या हो सकता है? नया पुराना। इतनी बात समझ आई? सुनो ध्यान से। आपको पता है मैंने आपको एक बात बोली थी, नया बनाओ या पुराना चलाओ, नया बनाओ या पुराना चलाओ। सेम चीज यहाँ पर अप्लाई होती है, प्रोडक्ट नया बनाओ या पुराना चलाओ। सिमिलरली मार्केट, नया बनाओ या पुराना चलाओ, यानी कि मार्केट या तो नया बनाओ या तो पुराना चलाओ। एग्जाम्पल, मैं ईएसएम पढ़ाती हूँ दिल्ली के अंदर, मेरा प्रोडक्ट क्या है? ईएसएम, मेरी मार्केट क्या है? दिल्ली। ओके, अब मैं कह रही हूँ, मैंने कहा अब मैं मैथ्स पढ़ाऊंगी, तो मैंने क्या कर दिया? अपना प्रोडक्ट चेंज कर दिया, दिस इज न्यू प्रोडक्ट। एंड मान लो मैं कहती हूँ, नहीं मैं पढ़ाऊंगी ईएसएम ही, मैं दिल्ली के साथ साथ पुणे में भी पढ़ाऊंगी। पुणे हो गया ना, पुणे नहीं होगा ना, पुणे है ना। तो अगर मैंने ये किया तो क्या किया मैंने? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को नए बाजार में बेचा, यानी कि नया बाजार। तो बताओ कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। मैट्रिक्स बनाएंगे, एक तरफ प्रोडक्ट दिखा देंगे, एक तरफ बाजार दिखा देंगे। प्रोडक्ट जो होता है वो नया पुराना हो सकता है, बाजार नया पुराना हो सकता है। बोलो हाँ कि ना? अच्छा, बिना पढ़े सिर्फ लॉजिकल मैन की तरह सोच के मुझे जरा ये तो बताओ कि सबसे ज्यादा रिस्क किसके अंदर होगा? मैम फर्स्ट बॉक्स में, जहां पर दोनों ही न्यू होंगे। वो लास्ट बॉक्स भी हो सकता है, मतलब बेसिकली। हाँ चलो, यानी कि जब दोनों ही न्यू होंगे तो ज्यादा रिस्क होगा। सोचो, सोनाली मैम टीचिंग मैथ्स इन बैंगलोर या पुणे हो गया ना? जो हंसी आई ना, ऐसी सबको आएगी। इज दैट क्लियर? हाँ, सांची तो बहुत खुल के हंस रही है बच्चे। ऐसे हंसा कर बेटा, ये जीवन में कभी नहीं होने वाला। सोनाली मैम टीचिंग मैथ्स एंड दैट टू इन बैंगलोर। दिल्ली छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली मैं। नेवर एवर एवर। बैंगलोर छोड़ो, मैं कहीं और भी नहीं जाऊंगी, छोड़ो। दिल्ली के बाहर भी ना जाऊं मैं तो। चलो ये देखो, ये रहा। अब मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ, 1 मिनट के अंदर डायग्राम आपके सामने है। जो मैंने आपको स्टेप सिखाए थे ना नक्शा बनाने के, 3 स्टेप्स थे। 1 मिनट के अंदर आपको वो नक्शा बनाना है और आपको 6 के 6 जो है मार्किंग देनी है फटाफट से। ये टाइम स्टार्ट्स नाउ। हेल्प ले सकते हो आप बगल के डायग्राम से, फटाक से बनाएंगे। ये टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्वयं से बात कर ले, वो मीटिंग शेड्यूल करने की बात। फटाफट से फोटो खींच के ग्रुप पे डालो, जल्दी फोटो खींच के ग्रुप पे डालो। अरे भैया ना, ऐसी आंखें अगर भगवान ने दी होती ना तो मैं सुनार इंडस्ट्री में होती। मैं सुनार इंडस्ट्री में। मैम फोन नहीं है अभी मेरे पास।
फोन नहीं है? किसके पास फोन नहीं है? मैं अभी फिलहाल नहीं है, वो दूसरे रूम में। अच्छा ठीक है, अब क्या बोलते हैं, शीट दिखा ऐसे करके, मैं ट्राई करती हूँ जूम करके देखता हूँ। मैं फोन से ही आया हूँ। अरे स्ट्रेटेजिक, और कितना छोटा बनाया है डायग्राम में नक्शा। हाँ अदनान देखो अभी, रुको रुको रुको, हाँ ठीक है डन है। और कौन दिखा रहा है भाई बताओ? मैम उसमें लाइक मैंने सब नाम डाली, बस स्ट्रैटेजी नहीं डाला, जैसे मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी वर्ड नहीं डाला, चलेगा ना? हाँ वो चलेगा, कोई बात नहीं, सेल का नंबर डाला ना 1 2 3 4, दैट्स अनफ। वो मैं बता दूंगी उसके अंदर स्ट्रेटेजी क्या है। जैसे मैक्सी था, मिनी था, वो नहीं लिखा, कोई बात नहीं। मैंने सबसे कहा था नक्शा बना दो और उसके बाद शेडिंग डाल दो। बन गया, शशांक भी दिखा रहा है, बन गया, चलो ठीक है डन। ये आपको प्रैक्टिस करना है 1 मिनट के अंदर, ठीक है? चलो अब क्या किया, अब हमने वेरी गुड क्या नाम है, देवांश, वेरी गुड। सो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट आया पुराना नया, मार्केट आया पुराना नया। तो फर्स्ट वाले में क्या आया बताओ? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग बाजार। दूसरे में क्या आया देवांश? मैम एग्जिस्टिंग मार्केट में ही एक न्यू प्रोडक्ट। ओके नेक्स्ट। मार्केटिंग है, न्यू मार्केट में ही एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। नेक्स्ट। और फिर मैम दोनों ही न्यू हो जाएंगे, है ना? प्रोडक्ट भी न्यू। इससे देखो क्या हो गया, लास्ट वाले स्ट्रेटेजी को उसने क्या बोल दिया? डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी। दिस इज डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी। ओके चलो, अब मैं तुम्हें बस स्ट्रेटेजी के नाम और याद कर रही हूँ, फिर तुम कंटेंट खुद ही कर लोगे। स्ट्रेटेजी के नाम याद कर, ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो पेनिट्रेट करने का मतलब क्या होता है? अंदर चले जाना और चले जाना, पेनिट्रेट। जैसे कि आपने देखा होगा आजकल ना स्किन के क्रीम्स के ऐड आते हैं, वो क्या कहती है, हमारी क्रीम इतनी अच्छी है, इतनी लिक्विड है कि स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं, बिल्कुल स्किन की 5वीं लेयर तक पहुंच जाती है। इसको क्या बोलते हैं? स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाना, घुस जाना। सिमिलरली अगर आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को अपने एग्जिस्टिंग बाजार के अंदर घुसे चले जा रहे हो, उसको क्या बोलेंगे? मार्केट पेनिट्रेशन। क्या इतनी बात समझ आई? वही प्रोडक्ट और वही मार्केट में घुसे चले जा रहे हैं। जैसे कॉलगेट है, कॉलगेट ने क्या किया, उसी ने क्या किया, अपने मंजन में, अपने दंत मंजन के अंदर सॉल्ट डाल दिया। सॉल्ट डाल के उसने बोल दिया कि आपकी टूथपेस्ट में नमक है, घुसे चले जा रहा है उसी के अंदर ही, उसी के अंदर वैरायटीज दे रहा है। जैसे कि पार्ले-जी हो गया, पार्ले-जी गोल्ड निकाल दिया, हाइड एंड सीक निकाल दिया, उस बिस्किट में ही है वो, उसी बिस्किट में घुसे चला जा रहा है। दैट इज अ मार्केट पेनिट्रेशन। क्या इतनी बात समझ आई? याद हो गया वर्ड पेनिट्रेशन? पेनिट्रेशन में क्या होगा? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग बाजार के अंदर। ओके चलो, अब मैं आपसे एक बात कहती हूँ, आप मुझे बताना विद रिस्पेक्ट टू दीज टू, एक नया है और एक पुराना है, हाँ कि ना? एक नया है और एक पुराना है। अच्छा बताओ दोनों की स्ट्रेटेजी में कॉमन क्या है? सरनेम में डेवलपमेंट किसको करना है? जो नया होगा उसको डेवलप करेंगे, बोलो हाँ कि ना? तो बताओ सेल नंबर 2 के अंदर क्या नया है? प्रोडक्ट। तो नाम क्या हो गया? प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। और सेल नंबर 3 के अंदर क्या नया है? मैं मार्केट, तो नाम क्या पड़ गया? मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। एमसीक्यू आता है बेटा, एमसीक्यू आता है, बताना सही जवाब। सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन न्यू मार्केट इज नोन एज, नया क्या है बताओ? डेवलपमेंट। नया क्या है महक? सेलिंग ऑफ ओल्ड प्रोडक्ट इन न्यू मार्केट, नया क्या है? प्रोडक्ट। सेलिंग ऑफ ओल्ड प्रोडक्ट इन मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी होगी। नाम क्या हो गया स्ट्रेटेजी का? मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। हाँ हो गया, एमसीक्यू भी क्रैक, डन है। चलो बाकी सब आप खुद पढ़ोगे, मेरा काम था आपको समझाना, मैंने आपको समझा दिया। अब आगे चलते हैं। सो एनसॉफ ने इतनी बात बोली है कि भैया हमारा प्रोडक्ट जो है, हमारी ग्रोथ जो है वो 2 चीजों पे डिपेंड करती है कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है और मार्केट कैसा है। चलो अब आगे चलते हैं। एक और मॉडल कर ले क्या? या फिर
या फिर रहने दे, जल्दी बताओ मेरे को, क्योंकि 2 हमने कर लिए हैं, सर के ऊपर से नहीं जाने चाहिए। कर लेते हैं मैडम। मैम रहने दो मैम। ओके ठीक है, done है। प्रैक्टिस कर लेते हैं ना पहले। ठीक है, ओके फाइन, चिल, ओके चिल, ठीक है। चलो वापस से वो फ्लो चार्ट खोलेंगे जो हमने बनाया था। चिल। माइक टेस्टिंग 1 2 3 टेस्टिंग 2 2 2। आ जाओ, चलो। तो हमारे पास ये टॉपिक है, 5th उड़ा दिया, आपको खुद करना है। चाहोगे तो लिंक मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल आपको पता ही है, पढ़ाई मेड इजी। अब आप मेरे चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं ग्लोबलाइजेशन सोनाली जैन मैम, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। सबसे पहले सर्च करो, ठीक है। उसके बाद स्वॉट और टॉस हो गया हमारा खत्म। टॉस किसने दिया था? हैंस वेरिश ने दिया था। उसके बाद 4 मॉडल्स यानी कि 4 मैट्रिक्स है, उसमें से हमने कौन सा कर लिया वंश? APM, फुल फॉर्म बताओ APM की। एम्स ऑफ प्रोडक्ट मार्केट। वेरी गुड, पूरा नाम बताओ, किसने दिया था इसको? इगली आइगर, नहीं सॉरी, टाइगर श्रॉफ। आइगर एम्स ऑफ। नाम बिल्कुल सही, टाइगर श्रॉफ, यही से। फिर उसके बाद दिशा पाटनी मिलेगा यहाँ से। हाँ ओके, तो 4 में से 1 मॉडल कंप्लीट हो गया। ओके चलो, अब मैं चाहती हूं कि मैं ना आपके साथ में ना एक मॉडल डिस्कस कर लूं, पर ऐसा है कि वो जो मॉडल है ना वो मैं 1 मिनट के अंदर खत्म कर सकती हूँ। तो बताओ क्या कहते हो, करूं खत्म? हमारा जो मॉडल है ना, वो मॉडल का नाम है ADL। क्या है मॉडल का नाम? ADL। सुनो ध्यान से, क्या नाम है मॉडल का? ADL। ADL का जो आपका फुल फॉर्म है वो है अर्थुल डी लिटल, ये नाम है इनका, ठीक है। इस आदमी ने दिया था ये, तो नाम क्या था? ADL मैट्रिक्स, अर्थुल डी लिटल मैट्रिक्स। ओके, अब ध्यान से मेरी बात सुनना, इनके नाम में तो आता है लिटल, पर इन्होंने जो मैट्रिक्स दिया ना वो दिया बहुत ही बड़ा। सबके पास स्टडी मैट है इस टाइम? नहीं है, मैं खोल देती हूं, जस्ट अ सेकेंड। अभी तक आपने जितने मैट्रिक्स पढ़े, आप में से मुझे कौन बताएगा वो कितने बाय कितने के मैट्रिक्स थे जब भी हमने मैट्रिक्स पढ़े? 2 by 2 के। 2 by 2। वेरी गुड, 2 by 2 के। अच्छा बताओ, जब 2 by 2 का मैट्रिक्स बन रहा है तो कितने सेल बन रहे थे हमारे पास, कितने कमरे बन रहे थे? 4 सेल। 4 सेल। इसका मतलब अगर मैं 2 by 2 से और आगे जाऊंगी तो नंबर ऑफ सेल्स क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। यस सर नो? तो अब एक बात मुझे बताओ, अगर 4 सेल का क्वेश्चन 4 से 5 नंबर का आ रहा है तो बताओ, सेल इंक्रीज कर दूंगी तो क्या क्वेश्चन की वेटेज भी इंक्रीज होनी चाहिए? यस मैम। बट होगी? नो मैम। आइए देखते हैं क्या होने वाला है। आइए देखते हैं, ये देखिए, मैं कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका, कुछ ऐसा ही है। इनके नाम में लिटिल है और कांड करें इन्होंने, काम नहीं करें। देखो क्या करा इन्होंने, देखो आओ देखते हैं। ये देखो, स्क्रीन शेयर हो गई। ये देखो, ADL मैट्रिक्स किसने दिया? अर्थुल डी लिटल ने दिया, ठीक है, दिया। अब देखो मैं नीचे लेके जाऊंगी, आप मैट्रिक्स देखना कितना छोटा सा है। देखो बस, ज्यादा नहीं है, बस इतना सही है। कितने बाय कितने का हो गया? 5 by 4। 5 by 6। 5 by 5। 5 by 6। 5 by 4। इतना मारूंगी मैं। 20 हो गए, 20 सेल्स। बालकनी भी गिन ली कहा मैं। 5 by 4। तो बताओ मुझे 5 by 4 मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा? 20। तो बता 20 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है? आ सकता है, इसीलिए आज तक कि कभी एग्जाम में नहीं आया। ओके, बट इस पे MCQ आ सकता है कि ये मैट्रिक्स किसने दिया? तो बताओ, नाम है छोटे, काम है बड़े, किसने दिया ये महक?
और थुर डी लिटिल ने दिया। काम है छोटे, नाम है बड़े। ओके चलो एमसीक्यू का काम हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन जो है बेटा आपको सब्जेक्टिव में तो आएगा नहीं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आ सकता है, किसने दिया वो मैंने कराया। एक क्वेश्चन और भी आ सकता है, जैसे कि हम हर बारी सेल का नंबर जो है स्ट्रेटेजी डिफाइन करें ना, मैक्सी मैक्सी मिनी मैक्सी ये डिफाइन किया, फिर मार्केट पेनिट्रेशन ये डिफाइन किया। सिमिलरली यहाँ पर वो आपसे स्ट्रेटेजी पूछ सकता है। अब मैं आपको एक बात कहती हूँ, मान लो मैंने आपको एक पूरा मैट्रिक्स पढ़ा भी दिया, स्ट्रेटेजी मैंने आपको 20 रटवा भी दी, तो क्या आप मुझे प्रॉमिस कर सकते हैं कि वो 20 की 20 आप सही लिख के आएंगे, गलत करके नहीं आएंगे? 20 की 20 इधर का उधर तो होगा ही होगा ना। तो यानी कि चलाओगे तब तुक्का ही है ना। तो तुक्का जब चलाना ही है तो फायदा नहीं पढ़ा के भी और पढ़ के भी। क्या कहते हो गाइस? हाई फाई। चलो इतना याद रखोगे। अथुली लीडर ने दिया 5/4 का मैट्रिक्स था, 20 सेल थे, ठीक है बस। और मैं जब आपके साथ में शेयर करूंगी ना एक और मैट्रिक्स, जो हमारा एक और मॉडल है, उसको पढ़ाने की बात ना मैं आपको हिंट एक जरूर दे दूंगी कि अगर आपको तुक्का लगाना है तो आपका बेस्ट तुक्का कहाँ लग सकता है, वो आपका होगा मैट्रिक्स नंबर 3 पढ़ के, तो जो मैं कल पढ़ाऊंगी यानी कि नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मैं आपको तुक्का लगाना भी सिखा दूंगी, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड क्रैश कोर्स इसी को तो कहते हैं। और जो बच्चा सारा पढ़ के जाता है तो वो 18 मैट्रिक्स पूरा पढ़ के जाएगा और 2 घंटे में मैट्रिक्स पूरा पढ़ेगा। और उसके बाद से पूछूं बताओ क्या स्ट्रेटेजाइज कब करेंगे, कॉलम नंबर 15 का बताओ क्या करेंगे, वो कहेगा है। जैसे महक कहती है मैं दोबारा क्वेश्चन पूछूं, अच्छा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन न्यू मार्केट, बताओ स्ट्रेटेजी का नाम। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट न्यू मार्केट, न्यू मार्केट स्ट्रेटेजी होगा। मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी कहते हैं। जो लोग गुजिया खाते हैं वो सही जवाब देते हैं, और जो चंद्रकला खाते हैं ना वो ऐसा जवाब देते हैं। तो ऑड वन आउट, इसलिए गुजिया खाया करो। चलो हाँ मैं महक के गुजिया भिजवा दूं? अरे इसे पसंद ही नहीं है, महक को पसंद ही नहीं गुजिया। मैं कहूं तभी इतनी बार मैं गुजिया की बात कर रही हूँ, ब्रेक देके ना मैं गुजिया ही खाने वाली हूँ, क्रेविंग हो चुकी है मुझे गुजिया की। चलो ठीक है, मैंने कहा था ना करवा दूंगी 2 मिनट के अंदर, हो गया ना मैट्रिक्स 2 मिनट के अंदर। अभी खुश हो? तो मॉडल हमारे 4 थे, कितने हो गए हमारे? 2 मॉडल्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। चलो अब वापिस इधर आ जाओ। अब ना ये कुछ स्मॉल टॉपिक्स हैं, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, फिर है कोर कॉम्पिटेंस, फिर है वैल्यू चेन, और फिर है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ओके अब मैं आपको बताती हूँ, ये 4 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक सबसे आसान है, ठीक है। दूसरा टॉपिक जो है पिछले अटेम्प्ट में आया था, ठीक है, तो हमें सिर्फ एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर करना है। तीसरा टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। और इवन मैं सोच रही हूँ कि इसकी एक डिटेल्ड वीडियो बना के यूट्यूब पे ही डाल दूं, बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, पता नहीं मुझे क्यों, पता नहीं क्यों ऐसे इंट्यूशन सी आ रही है। मैं क्या करा जाए? अच्छे से कराया जाए, ठीक है ओके। और जो 4th टॉपिक है ना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, वो पॉइंट नंबर 2 के साथ में जाता है, यानी कि ये ब्रदर सिस्टर है, ठीक है। चलो तो यानी कि पॉइंट नंबर 2 इतना करना पड़ेगा कि भाईचारा निभाने के लिए पॉइंट नंबर 4 कंप्लीट हो जाए। तो एक काम करते हैं कि हम कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, जो कि सबसे छोटा टॉपिक है, आसान टॉपिक है, उसको कवर कर लेते हैं। क्या कहते हो? लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे क्लास ऑफ एसएम, नॉट ईआईएस। चलो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप आ जाओ, बस इतना सही है। ये रहा कॉम्पिटिटर्स लैंडस्केप। कॉम्पिटिटर्स लैंडस्केप यानी कि कॉम्पिटिटर्स को समझना। तो एक बात मुझे बताओ दीपांशु, कॉम्पिटिटर को समझने के लिए पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कॉम्पिटिटर है कौन। तो स्टेप नंबर 1 इज आइडेंटिफाई दी कॉम्पिटिटर। उसके बाद क्या कह रहा है? अंडरस्टैंड दी कॉम्पिटिटर, उसको अंडरस्टैंडिंग को ऑब्टेन करो, हमारा कॉम्पिटिटर क्या करता है, कैसे करता है, कौन सी चालें चलता है। अच्छा जैसे मैंने क्रैश कोर्स लॉन्च किया, ओहो वैसे करो, उससे भी लॉन्च कर दिया, ओ कॉपी कैट कहीं का। कहीं की मैं से नहीं बोल सकती बिकॉज़ कोई फीमेल फैकल्टी है नहीं ना। ओके नेक्स्ट इज, अब उसकी स्ट्रेंथ देखो। इंडस्ट्री ओरिएंटेड एग्जांपल्स देंगे हम, इंडस्ट्री ओरिएंटेड एग्जांपल्स, स्ट्रेंथ। फिर उसके बाद उसकी वीकनेस देखो, उसकी वीकनेस क्या?
सो सॉरी, हैंडमेड नोट्स के लिए कांटेक्ट करें सोनाली मैम के साथ, इन डेप्थ कवरेज के लिए कांटेक्ट करें सोनाली मैम के साथ, लाइव पढ़ने के लिए कांटेक्ट करें सोनाली मैम के साथ। तो दूसरों की वीकनेस पहचानो और फिर उसकी वीकनेस पे क्या करना है, तुमको वार करना है। इसीलिए सारी इंफॉर्मेशन को पुट टुगेदर करो, और स्टेप नंबर 5 इज सारी इंफॉर्मेशन को पुट टुगेदर करो एंड नाउ देन मेक योर डिसीजन। ये क्या है आपका कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। कितना आसान था, वंश बताओ। पहले क्या करना है, कॉम्पिटिटर को आइडेंटिफाई, फिर क्या करना है, उसको अंडरस्टैंड, फिर क्या करना है, उसकी स्ट्रेंथ जानो, उसकी वीकनेस जानो, और सारी चीज को मिक्स करके खिचड़ी बना दो। आसान, बताओ, आसान, सिंपल। कितना, मैंने कहा था ना आसान है। रिपीट करेगी मैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे किसको, उसकी स्ट्रेटेजी को। किसकी स्ट्रेटेजी को, अरे कॉम्पिटिटर। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 में क्या करेंगे, उसकी स्ट्रेटेजी को आइडेंटिफाई करने के बाद इम्प्लीमेंट करेंगे। नहीं, वाह, मैं कहती थी गुजिया खाया करो। अरे यार मैम, आप तो गुंजिया के पीछे पड़ गए। सांची, सबसे पहला बताओ क्या करेंगे, कॉम्पिटिटर को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उसके बाद स्ट्रेंथ वीकनेस डिटरमिन करेंगे। वेरी गुड। उसकी वीकनेस पे वार करने के लिए सारी इंफॉर्मेशन को पुट टुगेदर करेंगे स्टेप नंबर 5 के अंदर। बात खत्म हो गई। और पता है, दूसरे का जो स्ट्रेंथ वाला एरिया होता है ना, उसको इग्नोर कर देते हैं, और जो वीकनेस वाला एरिया होता है उसी को पिंच करते हैं। बोलो हाँ कि ना। समझ आ गया, आसान सिंपल कर लोगे इसको। तो अब मैंने आपको मोर और लेस काफी सारा चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। अब आपने इसको बाकी जो करना है थोड़ा बहुत खुद से करना है, और थोड़ा बहुत मैं कल की क्लास में आपको कराऊंगी, ठीक है। और अब चलते हैं ब्रेक की तरफ, 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, राइट। एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद EIS का चैप्टर नंबर 3। हैप्पी गाइस, हैप्पी हैप्पी। मैम कब तक क्लास एंड होगी बता दो। 9:30 एग्जैक्ट एंड हो जाएगी। आज थोड़ा जल्दी कर दो ना मैम, काम है कुछ। जल्दी कर दो ना। क्यों, क्या हो गया? कुछ काम है थोड़ा सा, कल होली है ना, तो थोड़ा सा स्टार्ट करना है रंग। गुब्बारे फुला कर रखना हमें। हाँ, प्रिपरेशन कर रहे हैं। गली के गुब्बारे मारते लड़कियों को, मैं तुम्हें गुब्बारे के लिए जल्दी जाने को नहीं दूंगी। तुम गुब्बारे मारोगे लड़कियों को। वैसे होली है कब, आज के कल? आज छोटी होली है ना, कल बड़ी होली है। हाँ मैम, छोटी होली है, आप भी सेलिब्रेट नहीं कर रही हैं, आप भी जाइए गुजिया खाइए। मैं तो सेलिब्रेट क्या करूं, मैं तो देखो गुजिया खाली हो गया सेलिब्रेशन मेरा तो। अब चंद्रकला खाली। मैम ने मुझे खिलाई सबसे ज्यादा गुंजिया। हाँ, महक जाते जाते, अगर हम न्यू प्रोडक्ट को ओल्ड मार्केट में बेच रहे तो क्या होगा? न्यू प्रोडक्ट को ओल्ड मार्केट में बेच रहे हैं तो मुझे याद नहीं है, मतलब ऐसे न्यू प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में, बताओ। दे दे भाई, जब आप क्लास एंड हो जाएगी। अरे मुझे नहीं याद सच्ची में। हेल्प करो। अरे प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये समझाओ पहले इसको, उसके बाद ये समझ के आंसर करेगी। मतलब हाँ समझाओ, चलो कौन समझाए? जो भी नया होता है उसकी डेवलपमेंट होती है। अगर नया है तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा, और अगर मार्केट नया है तो मार्केट डेवलपमेंट होगा। तो अगर मैम ने बोला कि प्रोडक्ट नया है और पुराना मार्केट है तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा। बस ये 2 ही मार्केट है, नया पुराना 2 ही है, प्रोडक्ट और वो। हाँ, या तो प्रोडक्ट नया होगा या तो मार्केट नया होगा। ठीक है, ठीक है। चलो महक, पुराना प्रोडक्ट इन न्यू मार्केट। पुराना प्रोडक्ट इन न्यू मार्केट। हाँ, न्यू मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट, न्यू वर्ड नहीं बोलेंगे। ठीक है, मार्केट डेवलपमेंट। अच्छा बताओ, न्यू प्रोडक्ट इन ओल्ड मार्केट। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अच्छा बताओ, ओल्ड प्रोडक्ट इन ओल्ड मार्केट। ओल्ड प्रोडक्ट इन ओल्ड मार्केट। पता नहीं ये क्या होगा? डाइवेस्टमेंट होगा ना। मार्केट पेनिट्रेशन भाई, वो दोनों नए वाले में होता है भाई। वो दोनों नए में होगा ना। दोनों नए तो पेनिट्रेशन, डाइवर्सिफिकेशन होगा। और दोनों नए तो डाइवर्सिफिकेशन, पुराने तो दोनों पुराने हैं महक तो पेनिट्रेशन, दोनों नए हैं तो डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, मैं लास्ट क्वेश्चन पूछूं।
न्यू प्रोडक्ट इन ओल्ड मार्केट. New product development. वेरी गुड. गुजिया खाया करो गुजिया, या फिर गुजिया खाने वालों के साथ रहा करो. ओके सही है. ओके बाय गाइस, मिलते हैं ब्रेक के बाद.